फेरेटिमा पोस्टुमा, भारतीय केचुआ। फेरेटिमा पोस्टुमा, द इंडियन अर्थवर्म। फाइलम एलेडिडा के अंतर्गत 3 क्लास आती है, पोलिकेटा, ओलिगोकेटा और हिरडुमेडा। पोलिकेटा में नहीं जाता है, ओलिगोकेटा में केचुआ आता है, हिरडुमेडा में जोंके या लीची जाती है। यहाँ हम ओलिगोकेटा वर्ग के अंतर्गत आने वाली जो स्थलीय केचुआ है, जिनकी कुछ जातियाँ एलोन जिले जातियाँ को सम्मिलित किया जाता है। पॉलीकिट एनिलिड्स में लोकोमोशन के लिए सीटी पाए जाते हैं, लेकिन इन सीटी की संख्या बहुसंख्यक सीटी होते हैं जो पार्श्वपादविहीन शरीर खंडों में सीधे उत्पन्न होते हैं। लेकिन ओलिगोकीटा के अंतर्गत आने वाले सदस्यों में सीटियों की संख्या कुछ कम होती है, इसलिए कुछ सीटी या सूट पाए जाते हैं, जिसका एग्जाम्पल केचुआ है। यूरोप और उत्तरी अमेरिका में केचुआ का जो जीनस पाया जाता है उसे लुम्ब्रिकस कहते हैं। भारत में ड्रेविडा पाया जाता है। दक्षिण भारत में मेगास्ट्रोस्कोलेक्स पाया जाता है। उत्तरी भारत गंगा के मैदान में यूटाइथियस वंश के केचुआ पाए जाते हैं। फेरेटिमा की जाति दक्षिण पूर्व एशिया, जापान, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया में मिलती है। भारत में 13 जातियाँ फेरेटिमा की पाई जाती है। केचुआ का नाम फेरेटिमा सबसे पहले किंग्सबर्ग के द्वारा लिखा गया है। इसे फेरेटिमा पोस्टुमा कहा जाता है, जिसका विस्तृत अध्ययन कैन बेल के द्वारा किया गया, प्रोफेसर कैन बेल के द्वारा। फेरेटिमा पोस्टुमा के सिस्टमेटिक पोजीशन या वर्गीकरण की बात करें तो फाइलम एनिलिडा, क्लास ओलिगोकेटा, ऑर्डर ओपिस्थोफोरा, फैमिली मेगास्कोलेसिडी, जीनस फेरेटिमा और जाति पोस्टुमा वर्गीकरण है। फेरेटिमा पोस्टुमा का यह डायग्राम है। अगले सिरे पर सबसे पहला खंड पेरिस्टोमियम कहलाता है। ऊपर मांस का जो फ्लैप निकला हुआ होता है वो प्रोस्टोमियम कहलाता है। 13, 14 और 15 खंड में क्लाइटेलम पाया जाता है। क्लाइटेलम की उपस्थिति के आधार पर शरीर को वर्गीकृत किया जाता है। क्लाइटेलम के आगे वाले भाग को प्री क्लाइटेलर भाग, क्लाइटेलर वाले को क्लाइटेलर भाग और पीछे का वाले को पोस्ट क्लाइटेलर भाग कहा जाता है। पूरे केचुआ की संपूर्ण लंबाई में पर सतह पर डोर्सल लाइन पाई जाते हैं। मिड डोर्सल लाइन में डोर्निक डोर्सल पोर स्थित होता है और अंतिम खंड पर एनस स्थित होता है। फर्स्ट सिरे पर माउथ स्थित होता है। बॉडी के खंडों को सेगमेंट्स कहा जाता है, मेटामियर्स कहा जाता है। यदि मेटामियर्स को देखें तो अगले स्लेट पर 1, 2, 3 खंड या दिखाए गए हैं, इन्हें सोमाइट्स या मेटामियर्स कहते हैं। इन खंड्स में प्रत्येक खंड के सेंटर में एक रीज ऑफ सिटी पाई जाती है। वृत्ताकार मार्ग में व्यवस्थित सिटी इसमें दिखाई दे सकती है। इसी को लेटरल व्यू में देखें तो सबसे पहला वाला खंड में आगे की ओर क्रिसेंट्रिक माउथ उपस्थित होता है। माउथ के ऊपर त्वचा का एक फ्लैप पाया जाता है जिसको प्रोस्टोमियम कहते हैं। प्रत्येक खंड में सीटी की एक रिंग पाई जाती है और खंडों को मेटामियर्स कहते हैं। पूरे शरीर को देखें तो अगले सिरे पर माउथ होता है पहले खंड में पेरिस्टोमियम में, और पेरिस्टोमियम के डोर्सल सतह पर त्वचा का जो फ्लैप पाया जाता है इसको प्रोस्टोमियम कहता है। माउथ पीछे के साथ में जो प्रत्येक सेगमेंट्स है उसमें सीटी की एक वलय पाई जाती है। फिर क्लाइटेलम स्थित है। क्लाइटेलम में फीमेल जेनिटल पोल स्थित होता है। पीछे की ओर 1-2 जोड़ी जेनिटल पेपिले पाए जाते हैं और 1 जोड़ी मेल जेनिटल अपर्चर पाए जाते हैं। बॉडी खंडों को सोमाइट्स मेटामियर्स कहते हैं। इनमें ट्रांसवर्स ग्रुप में एनुलाई दिखी जाती है और लास्ट में एनस स्थित होता है। यह फेरेटिमा पोस्टुमा का डोर्सल वेंट्रल व्यू है। स्वभाव और आवास, केचुआ स्थलीय होता है। आर्द्र मिट्टी में बिल बनाकर रहना पसंद करता है। दिन के समय बिल के अंदर रहना पसंद करता है। आर्द्र या मेघाच्छादित मौसम में रात्रि के समय बाहर निकलता है। स्वभाव में रात्रिचर है। वर्षा ऋतु में तेज वर्षा के बाद केचुआ अपने बिलों से बाहर आकर पृथ्वी पर रेंगते हुए देखे जा सकते हैं। केचुआ अपना बिल आंशिक रूप से अपने अगले नुकीले सिरे के द्वारा खोदकर या आंशिक रूप से मिट्टी को चूसकर तथा खा करके बनाता है। यह मृत कार्बनिक पदार्थों को मिट्टी के साथ खाता है, भोजन को मिट्टी के साथ ग्रहण कर लेता है और फिर मिट्टी और उसके साथ अपचित भोजन को क्रमिक शिफ्ट या वॉर्म कास्टिंग्स के रूप में बाहर त्याग देता है।
यदि भी केंचुए बेलंगी होते हैं तथापि ये शुक्राणु का आदान प्रदान हेतु परस्पर कॉपुलेशन करते हैं। निषेचन की क्रिया एवं परिवर्तन इसमें कुकून के अंदर होता है। कुकून में परिवर्तन पूरा होकर शिशु केंचुआ ही बाहर निकलता है। अंत में परिवर्तन में ट्रोकोफोर लार्वा नहीं बनता है। इसमें पुनरुत्पादन की बड़ी क्षमता पाई जाती है। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी यदि हम देखें, आकार और आकृति और परिणाम, केंचुआ द्विपार्श्व सममित प्राणी है। इसका शरीर बेलन के आकार का, लंबा, अगले सिरे पर नुकीला और पिछले सिरे पर मोटा होता है। अगले सिरे से कुछ पीछे शरीर की मोटाई अधिकतम होती है। इसका शरीर बिल बनाने के लिए अत्यंत अनुकूल होता है। एक परिपक्व कृमि लगभग 150 मिलीमीटर लंबा और 3 से 5 मिलीमीटर चौड़ा होता है। रंग, केंचुए का रंग चमत्कार, गहरा भूरा, मटियाला ऐसा इसके शरीर में वृत्ति में पाई जाने वाले पोरफायरिन नामक रंग कणिकाओं की उपस्थिति के कारण होता है। अधर सतह की अपेक्षा पृष्ठ सतह का रंग अधिक गहरा होता है। ये कणिकाएं चमकदार तीव्र प्रकाश के प्रति सुरक्षा प्रदान करती है। पृष्ठ सतह पर मध्य से आगे पीछे तक इसमें पृष्ठ वाहिनी एक काली रेखा के रूप में अध्यावरण से देखी जा सकती है। पूरे का पूरा शरीर खंडों में विभाजित होता है। इस क्रिया को सेगमेंटेशन कहते हैं। केंचुए का कोमल और नग्न शरीर में 100 से 120 खंड होते हैं। इन्हें विखंड या मेटामियर्स कहा जाता है। इन्हीं मेटामियर्स को सोमाइट्स भी कहते हैं। खंडों में पार्श्वपादों का अभाव होता है। ये खंड एक दूसरे से अंतराखंडीय खांचों के द्वारा पृथक रहते हैं। बाह्य खंडी भवन के साथ साथ शरीर के अंदर भी इस खंडी भवन को देखा जा सकता है। सिर, केंचुए में एक स्पर्श सिर और संवेदी अंगों जैसे कि नेत्र है, सीरस है, स्पर्शकों का अभाव होता है। लेकिन शरीर का सबसे पहला खंड मुख खंड या पेरिस्टोमियम कहलाता है। इसके शिखर पर अद्रीय अर्धचंद्राकार माउथ होता है। पेरिस्टोमियम से आगे ऊपर की ओर मांसल पाली के रूप में बढ़ा हुआ एक भाग होता है त्वचा का, जिसे प्रोस्टोमियम कहते हैं। क्लाइटेलम, केंचुए में छल्ले के समान मोटे ग्रंथिल उत्तर पर्याय निकाय क्लाइटेलम होता है। परिपक्व होने पर यह क्लाइटेलम परिपक्व केंचुए में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। 14, 15, 16 खंडों को यह पूर्ण रूप से ढके रहता है। एक मेखला के समान संरचना का निर्माण करता है। इसी के आधार पर इसके शरीर को पूरी क्लाइटेलर, क्लाइटेलर और प्रोस क्लाइटेलर 3 भागों में विभाजित किया जाता है। क्लाइटेलम आगे चल करके ग्रंथिल संरचना या कोकून का निर्माण करती है, जो श्लेष में एल्ब्यूमिन और अंडों के लिए कोष या कोकून का स्रावन करता है। सूख, सीटी, प्रथम, अंतिम और क्लाइटेलम के खंडों को छोड़कर प्रत्येक खंड के मध्य में सूक्ष्म सूकों का एक वलय पाया जाता है। सूक्ष्म का जो एक वलय होता है, प्रत्येक सूक यदि हम करते हैं तो ये काइटिनस श्रृंगी नाइट्रोजनस कार्बनिक पदार्थ की बनी होती है। काइटिन नामक श्रृंगी नाइट्रोजनस कार्बनिक पदार्थ की बनी होती है। एक खंड में सूकों की संख्या 80 से लेकर 120 हो सकती है। प्रत्येक सूक जो है एक सूकीय कोष में रहता है। सूक को इंग्लिश में सीटी कहते हैं। प्रत्येक सीटी इसकी बॉडी वाल में एक सीटल सैक में धसी होती है और इस सीटल सैक का निर्माण करने का कार्य एक फॉर्मेटिव सेल्स के द्वारा होता है। एक सीटी का आकार हल्का पीला और अंग्रेजी ऐसा आकार के समान होती है, जिसमें फूला हुआ बीच वाला भाग नोडुलस होता है। ऊपर वाला नेक होता है, नीचे वाला भाग इसका बेस कहलाता है। संकुचित खंडों में सूकों का लगभग 1/3 भाग त्वचा की सतह से बाहर निकला हुआ होता है। जो खंड संकुचित होता है उसमें 1/3 पोर्शन निकल स्किन से बाहर निकलता है। फेरेटिमा में सीटी जो होती है एक मध्य असंख्य सूकों की व्यवस्था को फेरेटिमा के खंड में एक वलय बनती है और उस वलय पर असंख्य सीटी लगे होते हैं। इस प्रकार वलय के रूप में इन सीटी के अरेंजमेंट को पेरिक्यूटाइन व्यवस्था कहते हैं। ऐसी व्यवस्था फेरेटिमा में होती है। यूथाइपियस और लुम्ब्रिकस के प्रत्येक खंड में सूप दो जोड़ों के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। इस व्यवस्था को लुम्ब्रिसाइन या ऑक्टोक्रिटाइन व्यवस्था कहते हैं। छिद्र,
फेरेटिमा पोस्टुमा में लगभग 7 प्रकार के छिद्र पाए जाते हैं। सबसे पहला छिद्र माउथ है, जो आगे की ओर अर्धचंद्राकार छिद्र के रूप में पेरिस्टोमियम में प्रोस्टोमियम के नीचे स्थित होता है। गुदा अंतिम सिरे पर ऊर्ध्वाधर दरार के रूप में होता है। तीसरा छिद्र इसमें फीमेल जेनिटल पोर्ट पाया जाता है। क्लाइटेलम प्रदेश में 14वें खंड की अधर सतह पर अंडवाहिनियों का मध्यवर्ती छिद्र होता है। चौथा मेल जेनिटल पोर्स होता है, जो 18वें खंड के अधर तट पर पोस्ट और शुक्रवाहिनियों के एक जोड़ी अंडाकार पार्श्व छिद्र होता है। सुख ग्राहिका स्पर्मेथिकल पोर्स 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां और 8वां नंबर खंडों के बीच की खांचों में अधर पार्श्व पर चार जोड़ी छिद्र होते हैं। छठा नेफ्रिडियल रंध्र, तो इंटेगुमेंट्री नेफ्रिडिया होते हैं, वो असंख्य छोटे छोटे छिद्रों के द्वारा 2 खंडों को छोड़कर समस्त शरीर में छिद्र हुए पाए जाते हैं। और 7वां खंड इसमें डोर्सल पोर्स होते हैं, जो 12वें खंड से लेकर अंतिम खांच को छोड़कर प्रत्येक इंटरसेगमेंटल ग्रूव के मध्य पृष्ठ भाग में सिलोम्बिक चैम्बर के द्वारा छोटे छोटे छिद्रों के रूप में बाहर की ओर खुले होते हैं। जेनिटल पेपिली, 2 जोड़ी जेनिटल पेपिली होती है। ये 17वें और 19वें खंड के अधर सतह पर पाई जाती है। पेपिला के शिखर पर प्याले के समान एक छिछला और चिपचिपा गर्द होता है, जो मस्तिष्क का कार्य करता है। कैंचुओं की शरीर भित्ति जो होती है, एक पतली क्यूटिकल, एपिडर्मिस, सुविकसित पेशी विन्यास और प्रेगुई उपकला या भित्तीय पेरिटाइल की बनी होती है। भित्तीय पेरिटोनियम की बनी होती है। सबसे पहले क्यूटिकल एक लचीली आकोशिकीय धारीदार स्तर होता है, जिसका स्त्रावण एपिडर्मिस द्वारा होता है। क्यूटिकल 2 परतों की बनी होती है। बाहर की ओर इसमें कोलेजन प्लेटरी कहलाती है, जो कोलेजन के तंतुओं का निर्माण करती है। दूसरी पॉलीसेक्राइड की होती है, जिसमें कुछ मात्रा जिलेटिन की होती है। क्यूटिकल के नीचे एपिडर्मिस स्थित होती है। एपिडर्मिस में विभिन्न प्रकार की कोशिका होती है, और जो विभिन्न प्रकार के कार्य को करने के लिए रूपांतरित होती है। सपोर्टिंग सेल्स इस एपिडर्मिस का अधिकतर भाग बनाती है। ये स्तंभी होती है एपिडर्मिस की कोशिकाएं। ग्लैंड सेल्स, म्यूकस सेल्स, एल्ब्यूमिनस सेल्स में सिक्रेटरी ग्रेन्युलोन्यूल्स पाई जाती है। इसके अलावा बेसल सेल्स छोटी और गोलीय शंकु के रूप में होती है। रिसेप्टर सेल्स समूह में पाई जाती है। इसके मेन रूपों में रोम के समान प्रवर्त निकले होते हैं बाहर की सतह पर। पूरी की पूरी एपिडर्मिस जो है एक बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर स्थित होती है। इसी को हम डायग्राम से देखें तो ये बाहर वाली सतह क्यूटिकल है। क्यूटिकल में बाहर कोलेजन प्रतिवर्ती, अंदर पॉलीसेक्राइड वाली जिलेटिन की परत, ये क्यूटिकल की परत बनी हुई है। इसके नीचे वाला पोर्शन ये एपिडर्मिस कहलाती है। एपिडर्मिस में म्यूकस, पहले तो सपोर्टिंग सेल्स होती है। सपोर्टिंग सेल्स के साथ में इसमें म्यूकस ग्लैंड सेल्स, एल्ब्यूमिन ग्लैंड सेल्स और सिक्रेटरी सेल्स होती है, जिसमें ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं म्यूकस ग्लैंड सेल में। इन सेल्स के पीछे नीचे की ओर क्या है, बेसल सेल्स स्थित होती है। ये कि सारी एपिडर्मिस की कोशिका नीचे की ओर बेसमेंट मेम्ब्रेन पर लगी हुई है। बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे की ओर इसका पेशी विन्यास मस्कुलेचर पाया जाता है, जो 2 प्रकार के मसल्स लेयर होता है। एक सर्कुलर मसल लेयर जो बाहर की स्थित होती है, और अंदर की ओर लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर्स का मोटे मोटे बंडल जो है समांतर रूप से व्यवस्थित होते हैं। संयोजी ऊतक द्वारा ये एक दूसरे से पृथक रहते हैं। कोलेजन ऊतकों के द्वारा ये दृढ़ रहते हैं। इसके अलावा प्रत्येक इसमें सीटल सेक पाया जाता है। सीटल सेक्स में 2 अतिरिक्त पेशियाँ होती है, जिसको हम यहाँ पे देख सकते हैं। प्रत्येक जो पेशी स्तर है उसमें एक सीटल सेक धसा हुआ होता है। सीटल सेक्स में सीटी पाई जाती है, जो एस आकार की होती है। ऊपर की ओर इसका नेक होता है। एपिडर्मिस वाले पोर्शन में इसका फुला हुआ भाग नोडुलस होता है, नीचे की ओर इसका बेस होता है। सीटीजेरस सेक या सीटल सेक्स में स्थित होती है, जहाँ पर सीटा फॉर्मिंग सेल जो है इसका स्रावन करती है।
हम मसल लेयर्स को पढ़ रहे थे कि बाहर की ओर इसमें मसल लेयर पाई जाती है और अंदर की ओर लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर पाई जाती है। इसके अलावा 2 मसल लेयर और पाई जाती है, जिसमें एक जोड़ी जो है प्रोटेक्टर मसल्स होती है। ये एक जोड़ी प्रोटेक्टर मसल्स जो है सर्कुलर मसल्स के साथ में जुड़ी होती है, और केवल संख्या में एक रिट्रैक्टर मसल पाई जाती है जो इसकी निचली सरफेस की जो है सर्कुलर मसल्स के साथ में जुड़ी होती है। तो इसके मस्कुलेचर में सर्कुलर मसल्स, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स, एक जोड़ी प्रोटेक्टर मसल्स और एक रिट्रैक्टर मसल्स के द्वारा इसका जो मसल लेयर है वो कंप्लीट होती है। प्रोफेसर के.एन. बेल के अनुसार जो रिट्रैक्टर मसल्स होती है वो बाहर की ओर की सर्कुलर पेशीपर से जुड़ी होती है, लेकिन विजय कुमार के अनुसार जो रिट्रैक्टर मसल्स होती है वो स्वतंत्र रूप से अनुदैर्ध्य और वृत्तीय दोनों पेशी दृष्टिकोणों के साथ में बेसमेंट मेम्ब्रेन से जुड़ी होती है नीचे की ओर। अब इसके बाद में अंदर वाली चौथी जो लाइन आती है वो पैरेटल पेरिटोनियम की आती है। पैरेटल पेरिटोनियम जो होती है उस पैरेटल पेरिटोनियम में सीलोमिक एपिथेल होती है। ये कोशिका चपटी होती है और केंद्रकों के द्वारा ही पहचानी जा सकती है। पैरेटल पेरिटोनियम के केंद्र पतली पतली। इस प्रकार फेरेटिमा की बॉडी वाल कंप्लीट हो गई। अब बॉडी वाल के फंक्शन की यदि हम बात करें, सबसे पहला फंक्शन है शरीर की भित्ति जो होती है इसको प्रत्यास्थ होने के कारण शरीर के आकार को ठीक ठाक बनाए रखती है। दूसरा, यांत्रिक आकर्षण से सुरक्षा करती है। तीसरा, श्लेष्मा का स्राव होता है जो जिस बिल में रहता है उस बिल की जो लिपाई करने का कार्य करता है। शरीर की सतह से चिकनी रखने के लिए हानिकारक जीवाणुओं को मारने में भी ये श्लेष्मा सहायक होते हैं। शरीर की भित्ति में श्लेष्मा संवेदी कोशिका होती है जो संवेदी एपिडर्मल कोशिका बाह्य उद्दीपनों को ग्रहण करने का कार्य करती है। अब बॉडी वाल में पाई जाने वाली सीटी इसके गमन में या प्रचलन में सहायक होते हैं। शरीर भित्ति का जो पेशी विन्यास होता है वो गति करने में सहायक होता है। त्वचा या इसकी बॉडी वाल जो होती है आर्द्र और संवेदनशील होती है जो गैसीय आदान प्रदान का कारण बनती है, और इसमें क्लाइटेलम की ग्रंथियाँ पाई जाती है जो एल्ब्यूमिन और कुकर स्त्रावित करती है जो विकासशील भ्रूणों के लिए पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। इस प्रकार केंचुए की जो शरीर भित्ति है 8 कार्य संपादित करती है। सीलोम, केंचुए की शरीर भित्ति एक वास्तविक सीलोम में खुलती है। ये शरीर भित्ति आरनाल के बीच में स्थित होती है। सीलोमिक एपिथेलियम के द्वारा आश्रित होती है। पट ट्रेगुआ जो होती है वह इंटरसेगमेंटल सेप्टा के द्वारा सीलोम्बिक चैम्बर्स में विभाजित होती है। प्रत्येक जो पट होता है वो वर्ताकार पेशी तंतुओं की पतली परत से बना होता है। इसकी दोनों सिचों में सीलोमिक एपिथेलियम पाई जाती है और प्रत्येक 4 खंडों में पटों का पहले 4 खंडों में पट नहीं पाया जाता है। सबसे पहला खंड जो होता है वो चौथे से 5वें खंड के बीच में होता है, पतला और झिल्ली के समान होता है। इसके बाद के पहले पट के बाद में 5 पट मोटे और पेशी होते हैं। ये सभी 6 पट हो गए, पहला और पीछे के 6 पट शंकु की भांति होकर शरीर भित्ति में तिर्यक रूप से पीछे की ओर आरनाल भित्ति तक फैले होते हैं। 8 से 10 खंडों के बीच केवल एक ही पट पाया जाता है, एक पट होता है जबकि दूसरों का अभाव होता है। संकुल पटों में संकुचन होने पर शरीर का अग्रभाग प्रचलन करता है तथा बिल बनाते समय एक टर्जिड और लंबा हो जाता है। पहले 9 खंडों अर्थात 13वें और 14वें खंड तक पटों में छिद्र नहीं होते हैं, लेकिन 15वें खंड के बाद प्रत्येक खंड में प्रत्येक पट में जो है असंख्य स्पिन एक्टर युक्त पोर्स पाए जाते हैं जिनके द्वारा एक सेप्टम का सीलोमिक फ्लूइड दूसरे सेप्टम के सीलोमिक फ्लूइड के परस्पर संपर्क में रहता है। सीलोमिक फ्लूइड सीलोम में क्षारीय महीन दूधिया प्रगुई द्रव पदार्थ भरा रहता है जिसमें लवण, जल और प्रोटीन्स पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें 4 प्रकार की कोशिकाएं होती है। ये 4 प्रकार की कोशिकाएं फैगोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स,
वृत्ताकार केंद्र की कोशिकाएं और क्लोरोजिकोजन कोशिकाएं कहलाती है। फेगोसाइट्स की संख्या सबसे बड़ी संख्या में होती है, ये अमीबॉइड होती है, केंद्रीकृत कोशिका युक्त होती है और इसकी सतह पर अनेक वलन और अवतलताएं और अंतर्ग्रहित कणिकाएं पाई जाती है। ये अमीबोसाइट्स और ग्रेन्युलोसाइट्स। ये दूसरी प्रकार की कोशिका म्यूकोसाइट्स होती है। म्यूकोसाइट्स लंबी लंबी कोशिकाएं जो छोटे पंखे के समान इसमें प्रवर्त निकला होता है और नीचे की ओर सक्रिय केंद्रक कोशिका से जुड़ा होता है। तीसरे प्रकार की कोशिकाएं सर्कुलर और न्यूक्लिएटेड सेल्स कहलाती है। ये सिलोमिक फ्लूइड का 10% भाग का निर्माण करती है, सर्कुलर न्यूक्लिएटेड सेल्स। और ये रुधिर कणिकाओं के तुल्य कोशिका होती है जिनका जीव द्रव्य साफ होता है। अंतिम और चौथी प्रकार की कोशिकाएं जो तारे के आकार की होती है, ये येलो या क्लोरोगोजन सेल्स कहलाती है। येलो क्लोरोगोजन सेल्स कहलाती है। जब इन्हें आयोडीन से अभिजित किया जाता है तो इनका रंग पीला हो जाता है, इसलिए इनमें पीली कणिकाओं को क्लोरोगोसोम्स को संचित कर देती है। इन कोशिकाओं में ग्लाइकोजन और वसा का संश्लेषण होता है, यहाँ पर डीएमिनेशन होता है। क्लोरोगोजन कोशिकाओं की तुलना कशेरुक प्राणियों के यकृत से की जाती है, इसलिए इन्हें पीली कोशिकाएं भी कहा जाता है। इन कोशिकाओं को उत्सर्जी समझा जाता है और सिलोमिक फ्लूइड के कुछ उत्सर्जी उत्पादों को पृथक करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, येलो और क्लोरोगोजन। अब सिलोमिक फ्लूइड के कार्य। सबसे पहला कार्य है टर्जिड उत्पन्न करके केंचुए के लोकोमोशन में सहायक होना। दूसरा, एक प्रकोष्ठ से दूसरे प्रकोष्ठ के साथ परिभ्रमण में सहायता करके शरीर के पचे हुए भोजन पदार्थों को पूरे शरीर में वितरण करना। तीसरा, पृष्ठ छिद्र से सिलोमिक फ्लूइड बाहर निकल के पूरी त्वचा को आर्द्र बनाए रखना जिससे श्वसन की क्रिया आसानी से हो सके। चौथा, मिट्टी में पाए जाने वाले हानिकारक जीवाणु और अन्य प्रकोष्ठों को नष्ट करना। पांचवा, शरीर के आंतरांग के चारों ओर एक आरक्षी और प्रोटेक्टिव प्रतिरोधी आवरण को बनाना। और छठा, क्लोरोगोजन कोशिकाओं का पाया जाना जो उत्सर्जित पदार्थों को शरीर में बाहर त्यागने में सहायक होती है। और केंचुए की कुछ जातियों में ये ल्यूमिनेंस उत्पन्न करने का कार्य करती है। इस प्रकार सिलोमिक फ्लूइड के 7 कार्य हैं। अब आ जाती है केंचुआ। केंचुए में प्रचलन शरीर भित्ति के पेशी विन्यास में सहायक होता है। ग्रे और लिस्मैन ने 1938 में किए गए अध्ययनों के अनुसार केंचुआ का शरीर प्रसारित होता है, चिपकता है और सिकुड़ता है, प्रसारित होता है, चिपकता है और सिकुड़ता है। वृत्ताकार पेशियों के संकुचन की लहर अगले सिरे से आरंभ होकर पीछे की ओर चलती है। संकुचन की इस लहर के कारण इसका शरीर पतला और लंबा हो जाता है। जब यह शरीर के आधे भाग को पार कर जाती है तो अनुदैर्घ्य पेशियों में संकुचन की लहर उत्पन्न होती है, जिसके फलस्वरूप अगला सिरा जो है वो मोटा और छोटा होने लग जाए। इसके पश्चात फिर शरीर को पतला करने वाली लहर चलती है और इस प्रकार की क्रिया बार बार दोहराई जाती है। वृत्ताकार पेशी संकुचन के समय प्रत्येक तरंग प्रभावित खंडों को आगे की ओर बढ़ाती है और अनुदैर्घ्य पेशी संकुचन की अवस्था में बहुसारी सुकों द्वारा भूमि से चिपके रहने से शरीर आगे नहीं खिसकता है। अतः अनुदैर्घ्य पेशी संकुचन होने पर सूप सदा बाहर की ओर निकले रहते हैं और वृत्ताकार पेशी में संकुचन के समय ये रिट्रैक्ट हो जाते हैं, अंदर की ओर खिंच जाते हैं। ये केंचुआ सबस्ट्रेटम पर स्थित है। सर्कुलर मसल्स में संकुचन हुआ तो ये लंबाई में वृद्धि करता है। जब आधे भाग तक पहुंच जाने के पश्चात लॉन्गिट्यूडिनल मसल संकुचन और संकुचन या भाग मोटा हो जाता है। इसमें सीटी बाहर निकल के सतह पर धंस जाते हैं। सीटी प्रोट्रूडेड, सीटी रिट्रैक्टेड, ये सीटी वापस अंदर की ओर ग्रहण कर लिए जाते हैं। तो सर्कुलर पेशी का जब संकुलन होता है केंचुआ आगे बढ़ता है। लॉन्गिट्यूडिनल मसल में सर्कुलेशन होता है तो सीटी के माध्यम से शरीर को सरफेस पर ढके रखने का कार्य करता है। इस प्रकार केंचुआ जो है, इस विधि के द्वारा केंचुआ 1 मिनट में 25 सेंटीमीटर तक आगे बढ़ जाता है। जब इन तरंगों की दिशा उलट जाती है तो ये पीछे की ओर रहने लगता है। प्रचलन की क्रिया के समय सिलोमिक फ्लूइड एक प्रकार के हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन का कार्य करता है और संकुचन कारण जब दबाव पड़ता है तो शरीर दृढ़ता को प्रदान करता है।
अनुदैर्ध्य पेशियाँ शीतलन में सहायक होती है। अब आ जाती है इसके डाइजेस्टिव सिस्टम पे। केंचुए के डाइजेस्टिव सिस्टम का अध्ययन आहारनाल और पाचन की कार्यकी से करेंगे। आहारनाल जो होती है एक पूर्ण सीधी नली समान संरचना होती है जो इसकी संपूर्ण लंबाई में मुख से लेकर गुदा तक फैली होती है। अगले और पिछले छिद्र होते हैं। ये विभिन्न भागों जैसे मुख, कोष्ठ, ग्रसनी, ग्रसिका, पेशनी, आमाशय और आंत में विभाजित होता है। इसके मुख्य भाग हैं मुख, कोष्ठ, ग्रसनी, ग्रसिका, पेशनी, आमाशय और आंत। सबसे पहले बात करते हैं मुक्त कोष्ठ की। प्रोस्टोमियम के नीचे पेरिस्टोमियम के अगले सिरे पर अर्धचंद्राकार मुख छोटे और चक्रे मुख कोष्ठ में खुलता है। मुख कोष्ठ होता है तीसरे खंड के मध्य तक पाया जाता है। यह उपकला स्तर के अनुदैर्ध्य वलन लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड्स में स्थित होता है। यह माउथ है, फिर माउथ के बाद बक्कल चैम्बर जो तीसरे खंड पर तक आता है। फिर बक्कल चैम्बर के पश्चात इसमें फेरिंग्स आ जाती है। फेरिंग्स मुख कोष्ठ एक बड़ी पियर से पेशीय ग्रसनी में खुलता है। ये चौथे खंड तक फैली रहती है। मुख कोष्ठ और ग्रसनी के बीच के एक खांच पाई जाती है, उसमें तंत्रिका वलय या नर्व रिंग स्थित होती है। ग्रसनी की छत में एक बड़ा फेरिंजियल मास होता है जो इसकी हुई का पृष्ठ अधल तल से कुछ संपीड़ित हो जाता है। ग्रसनी पिंड से लार का स्रावन होता है। यदि हम क्रॉस सेक्शन में देखेंगे तो ये जो है ग्रसनी में एक पिंड पाया जाता है ऊपर की ओर। इसको फेरिंजियल बल्ब कहा जाता है। फेरिंजियल बल्ब में सिक्रेटरी सेल्स पाई जाती है। फेरिंजियल ग्लैंड सेल्स होती है, दर प्रगास्त्रों के कार्य करनी है। इसी प्रकार इस ग्रसनी की जो पार्श्व दीवारें हैं वो पार्श्व दीवार अंदर की ओर धंसकर एक हॉरिजॉन्टल शेल्फ का निर्माण करती है। हॉरिजॉन्टल शेल्फ का निर्माण करने के कारण ग्रसनी में दो चैम्बर या दो कक्ष बन जाते हैं। जो ऊपर की ओर का कक्ष होता है वो सलाइवरी चैम्बर कहलाता है और नीचे की ओर का कक्ष जो होता है वो फेरिंजियल चैम्बर कहलाता है या कंडक्टिंग चैम्बर कहलाता है इसको। तो ऊपर का सलाइवरी चैम्बर, नीचे का कंडक्टिव चैम्बर, लार और श्लेष्मा, इसके अलावा प्रोटोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो ग्रंथिपूर से स्रावित होकर लार कोष्ठ में आ जाती है। फेरिंग्स के बाद में आगे वाला जो पोर्शन होता है वो इसका ईसोफेगस होता है। ईसोफेगस 5वें से लेकर के 7वें खंड तक फैली हुई होती है। पतली नली के समान संरचना होती है। ये 7वें खंड तक फैली होती है। आना छोटी पतली सक्रिय पतली नली के समान संरचना ईसोफेगस कहलाती है। ईसोफेगस आगे चल करके गिजर्ड में खुलती है और गिजर्ड 8वें खंड में पाया जाता है। इसे पेशनी जो है ये भी ग्रसिका के समान एक अंडाकार कठोर मोटी विधि वाला पेशी अंग होता है। इसे गिजर्ड में रूपांतरित हो जाती है। इसकी पेशीय वॉल्स में सर्कुलर मसल्स जो अधिक विस्तृत होते हैं। इसके अंदर क्यूटिकल के द्वारा आश्रित होती है। डायग्राम में यदि हम इसको देखें ये इंटेस्टाइन की गिजर्ड है जो 8वें और 9वें खंड में स्थित होती है। इंटरनल एनाटॉमी में देखें तो गिजर्ड में ये गिजर्ड का कट सेक्शन है। इसमें ये सर्कुलर मसल्स जो है सबसे अधिक विकसित मस्कुलर वाल ऑफ द गिजर्ड कहलाती है। ल्यूमेन ऑफ द गिजर्ड इससे सक्रिय हो जाती है और इस प्रकार रूप में सिमट जाती है। तो मस्कुलर जो है सर्कुलर मसल्स इसमें अधिक विकसित प्रकार की होती है। इसके पश्चात ये जो है पेशनी आगे चल करके आमाशय में खुलती है। आमाशय जो होती है 9 से 14वें खंड तक फैली होती है। आमाशय के दोनों सिरों पर एक एक वाल पाया जाता है स्पिनेक्टर और इसकी चारों ओर की दीवार में अत्यंत संवैनित ग्रंथिल होती है। अंदर की ओर इसमें अनेक अनुप्रस्थ बलन पाए जाते हैं। 14वें खंड से आगे का पोर्शन इसका आंत्र आ जाता है। आंत्र आमाशय के पश्चात प्रारंभ होती है। लंबी चौड़ी होती है, पतली बिती नली के आकार की होती है। 15वें खंड से लेकर अंतिम खंड तक फैली होती है
प्रति दो खंडों के बीच में वृत्ताकार जो पट्टीय संकुचन के कारण होने इसकी जो संरचना वो बीडेड या मणिका में हो जाती है। इसके अंदर पक्षमापित सम्मेलित ग्रथित स्तर होता है। चित्र में देखें तो ये रहा चित्र आरनाल का। तो हम ये कह रहे थे भाई कि यहाँ पर जो है ये 90 से लेकर के 8वें खंड में तो गिजर्ड है, 90वें खंड से लेकर 14वां खंड तक स्टोमक है, आगे और पीछे की ओर स्पिनेक्टर वाल्स स्टोमक में, और स्टोमक के पश्चात 15वें खंड से लेकर के अंतिम खंड तक इंटेस्टाइन है। नली के आकार की संरचना है इंटेस्टाइन, और इंटेस्टाइन जो है इसमें टिफ्लोसोल की उपस्थिति के आधार पर 3 भागों में विभाजित की जाती है। जो 15वें से लेकर के 26वें खंड तक की इंटेस्टाइन है उसको प्री टिफ्लोसोलर इंटेस्टाइन कहते हैं। 26 से लेकर के अंतिम के 25 से 35 खंडों तक के इंटेस्टाइन को जो है टिप्लोसोलर इंटेस्टाइन कहेंगे, और 26 के खंड के बाद वाले को पोस्ट टिप्लोसोलर इंटेस्टाइन कहा जाता है। प्री टिप्लोसोलर इंटेस्टाइन और 26वें खंड में इंटेस्टिनल इसमें सीका निकले होते हैं। तो प्री टिप्लोसोलर, टिप्लोसोलर और पोस्ट टिप्लोसोलर इंटेस्टाइन में इसको विभाजित किया जाता है। हम यहाँ पर चल रहे हैं इंटेस्टाइन का भाग। प्री टिप्लोसोलर 15 से 26 खंडों तक होती है। ये जो छोटे छोटे रसांकोर्स या विल्लाइज पाई जाते हैं इस तरह से। और प्री टिप्लोसोलर के पश्चात हम कह रहे हैं टिप्लोसोलर, 26वें खंड में इसमें टिप्लोसोल बन जाता है। 26वें खंड में एक इंटेस्टिनल सीका बनता है जो वेस्कुलर होता है। ये इंटेस्टाइन 22वें 23वें खंड तक फैले रहते हैं शरीर की ओर। 22वें और 23वें खंड तक फैले होते हैं। दोनों अत्यंत सम्मेलनीय होते हैं और टिप्लोसोलर के अंदर माइक्रोविल्लाइज पाए जाते हैं। फिर टिप्लोसोलर क्षेत्र 27वें खंड से प्रारंभ होता है और गुदा के आगे के 30 से 25 खंडों तक फैला होता है। अत्यंत ग्रंथिल होता है। इसमें लॉन्गिट्यूडिनल रिज पाया जाता है, टिप्लोसोल पाया जाता है। इस प्रकार की विशेषता पृष्ठभित्ति में मीडियन इनग्राउट के रूप में, यह पृष्ठभित्ति इसमें मीडियन इनग्राउट के रूप में यह टिप्लोसोल उपस्थित रहता है इंटेस्टाइन में। टिप्लोसोल आंतरिक भोजन के अवशोषण की सतह को बताती है और माइक्रोविल्लाइज की तुलना इससे की जा सकती है। पोस्ट टिप्लोसोलर इंटेस्टाइन जो है इसको रेक्टम कहते हैं। ये शरीर के पिछले भाग के 23 से 25 खंडों तक फैला होता है जिसमें अनुदैर्घ्य बलन पाए जाते हैं, और ये इसको गुदा कहा जाता है जिसमें पदार्थ को बाहर की ओर निकाला जाता है। आरनाल की हिस्टोलॉजी देखते हैं तो हिस्टोलॉजी में सबसे बाहर की ओर इसमें पेरिटोनियम की परत पाई जाती है। पेरिटोनियम की परत लंबी और सक्रिय कोशिकाओं की बनी होती है। आमाशय में कुछ पीली अवर्तक कणिका होती है, रिफ्रैक्टरल ग्रेन्युल्स पाई जाती है जो क्लोरोगोजन सेल्स की उपस्थिति के कारण होती है, और यह आरक्षित भोजन को संचित करने का कार्य करती है, प्रोटीन का डीएमिनेशन करती है, अमोनिया को यूरिया में परिवर्तन करती है और उत्सर्जन का कार्य करने का कार्य करती है। पेरिटोनियम यह इंटेस्टाइन के बाहर की ओर की लेयर है, जैसे यहाँ पर विसरल पेरिटोनियम दिखा रखी है। इसके नीचे मसल्स लेयर पाई जाती है। इसको अब डायग्राम, बड़े बड़े डायग्राम देखेंगे तो यहाँ हमें आराम से देख पाएंगे। ये सबसे बाहर की ओर जो है इसमें पेरिटोनियम है। पेरिटोनियम के नीचे मसल्स लेयर पाई जाती है। मसल्स लेयर जो होती है उन मसल्स लेयर में बाहर की ओर इसमें सर्कुलर मसल्स लेयर होती है। सर्कुलर मसल्स लेयर हमने देखा ग्रसी और ग्रसिका में अधिक विकसित होती है, आंत्र में कम विकसित होती है। पेशी में वृत्ताकार पेशियां अधिक विकसित होती है, अनुदैर्घ्य पेशियों का अभाव होता है। अरेखित और अनैच्छिक इनवॉल्यूंटरी मसल्स होती है। पेरिटोनियम सर्कुलर मसल लेयर और उसके नीचे आंत्र की इंटेस्टिनल या एंट्रिक एपिथेलियम आती है जो स्तंभी कोलमनर सेल्स की बनी होती है, सिलेटेड होती है। आमाशय में ग्लैंडुलर होती है। एब्सॉर्प्टिव आंत्र में ये एब्सॉर्प्टिव होती है और ग्लैंडुलर होती है। ग्रीसिका आंत्र में बल्लनों का निर्माण करती है। यहाँ से हिस्टोलॉजी को पूरी समझ सकते हैं हम। और ये इसकी बाहर की ओर की जो है विसरल पेरिटोनियम, विसरल पेरिटोनियम के नीचे ये सर्कुलर मसल्स लेयर, और सर्कुलर मसल्स लेयर के नीचे लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स लेयर हो सकती है, और अंदर की ओर इसकी लास्ट वाले वो में एपिथेलियम
ये एंट्रिक एपिथेलियम, ये आंतरिक साइड वाली एपिथेलियम, और आंतरिक एपिथेलियम के बाद में केवल मुख गोयिका और जो गिजर्ड है वो अंदर की ओर से क्यूटिकल के द्वारा आश्रित होती है। इस प्रकार आंतरिक या इंटेस्टाइन की जो हिस्टोलॉजी है उसमें सबसे बार पेरिटोनियम, सर्कुलर मसल लेयर, आंतरिक उपकला और क्यूटिकल, ये 4 परतों के द्वारा आश्रित रहती है। भोजन और अनशन की विधि। केंचुआ का भोजन जो होता है मृत कार्बनिक पदार्थ होता है। मिट्टी के साथ वनस्पति को ये खाता है। पत्तियों, घासों, बीजों, शैवालों सभी को प्रत्यक्ष रूप से खा लेता है। खाने की क्रिया ग्रसनी की पंपिंग एक्शन के द्वारा होती है। यह अपने मुख से मिट्टी को दबाता है, फिर ग्रसनी की वृत्ति की संकुचनशील चूषण क्रिया के द्वारा मिट्टी के कणों को मुख प्रकोष्ठ में खींच लेता है। ग्रसनी से शरीर भित्ति में पहले पार्श्व है या पेशीय डोरों की क्रिया द्वारा ग्रसनी की इस क्रिया को बल मिलता है। पाचन के कार्य की यदि हम देखें तो मिट्टी के साथ छोटे छोटे भोजन के कणों को यह बकल चेम्बर में खींच लेने के पश्चात जितना भी अंतर्गत भोजन है वो पीछे की ओर बढ़ता है। मुख कोष्ठ में कोई पाचन नहीं होता, ग्रसनी में चला जाता है तो इसका वेंट्रल कंडक्टिव चैम्बर से गुजरता हुआ इसमें ऊपर का सेक्रेटरी चैम्बर लार मिला देता है। लाल जो है तो ग्लैंडुलर सेल्स या क्रोमोफिल सेल्स के द्वारा स्रावित होती है। ग्रसनी के सलेवरी चैम्बर में आती है, भोजन को चिकना बनाती है, म्यूसिन को ऐड करती है। इसके अलावा इसमें प्रोटीज एंजाइम पाए जाते हैं। इसके बाद ये भोजन जो है ग्रसिका से होता हुआ गिजर्ड में आ जाता है। गिजर्ड में सर्कुलर मसल्स अधिक विकसित होती है। यह भोजन को मशीन की भांति मेन पीस देती है और पेशीय भित्ति में संकुचनशील गतियाँ, आंतरिक क्यूटिकल आस्त्र होता है इसका, ये भोजन को पीसने और मतने की सुविधा होती है। इसके पश्चात आमाशय की भित्ति में विशेष प्रकार की कैल्सीफेरस ग्लैंड्स पाई जाती है। ये चाक के समान एक द्रव पदार्थ भोजन में मिलाती है। ये मिट्टी के साथ आए जाने वाले जो ह्यूमिक अम्ल होता है उसको न्यूट्रल करने का कार्य करती है। पाचन क्रिया मुख्यतः इसके आंत में होती है। आंत की जो ग्लैंडुलर सेल्स है वो पेप्सिन, ट्रिप्सिन, अमाइलेज, लाइपेज और सेल्यूलेज निकालती है। ये पाचक रस के माध्यम से भोजन का पाचन हो जाता है। पेप्सिन प्रोटीन्स को प्रोटीएज और पेप्टोन्स में तोड़ता है। ट्रिप्सिन इन्हें अमीनो अम्लों में तोड़ता है। अमाइलेज स्टार्च को माल्टोस में तोड़ता है। लाइपेज वसाओं और ग्लिसरॉल अम्ल में तोड़ता है। सेल्यूलेज सेल्यूलोज को सेल्यूलोबियोस के रूप में पाचन कर देता है। इस प्रकार मेढक और सशक की भांति केंचुए में भी एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन एंजाइम्स के माध्यम से संपन्न होता है। पचे पचाया हुआ भोजन आंत्र में जाता है जहाँ पर पोषक तत्वों का अवशोषण हो जाता है। आंतरिक गुला में एब्सॉर्प्टिव सेल्स पाई जाती है जो अवशोषण के लिए उत्तरदायी होती है। पोषक तत्व आंत्र भित्ति में स्थित रुधिर केशिकाओं में पहुँच जाते हैं। आंत के अधिकांश भाग में वलन पाए जाते हैं जिन्हें सूक्ष्मांकुर कहते हैं। यह पाचन और अवशोषण की सतहों में वृद्धि करते हैं। अपचा हुआ भोजन जो है वो कास्टिंग्स के रूप में, वॉर्म कास्टिंग्स के रूप में एनल अपर्चर के द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं। फेरेटिमा में जो होती है क्षिप्त या कास्टिंग्स जो होती है वो छोटी छोटी गोलियों के रूप में होता है, जबकि यूटाइफियस में इसका जो है फिकल मटेरियल एक बड़ी मीनार या मंच के समान श्रृंखला में रहता है जो बीच में इसके बीच में खुला मार्ग होता है। परिसंचरण तंत्र। सानू विधनी को फोन चला मने फोन उठे उधर बड़े। केंचुए में परिसंचरण तंत्र जो होता है वो बंद प्रकार का होता है। इसमें रुधिर वाहिकाएं, केशिकाएं जो समस्त शरीर के भागों में फैली रहती है। इसके रुधिर में एक द्रव प्लाज्मा और रंगीन कार्पोसल्स होती है जिसकी तुलना कशेरुकी की प्राणियों के रुधिर में होने वाली श्वेत रुधिर कणिकाओं से की जा सकती है। लाल शोषक वर्णक हीमोग्लोबिन या इरिथ्रोक्लोरिन प्लाज्मा में घुला हुआ होता है। इसी से रुधिर का रंग लाल दिखाई देता है और यही श्वसन के लिए ऑक्सीजन को वहन करने का कार्य करता है। फेरेटिमा के सर्कुलेटरी सिस्टम के अध्ययन करेंगे तो इसमें रुधिर वाहिकाएं पाई जाती है, ब्लड वेसल्स। रुधिर वाहिकाएं 3 प्रकार की होती है, लॉन्गिट्यूडिनल ब्लड वेसल्स, लेटरल
ब्लड वेसल्स और इंटेस्टिनल ब्लड वेसल्स या इंटेस्टिनल प्लेक्सस के रूप में, लॉन्गिट्यूडिनल, लेटरल और इंटेस्टिनल के रूप में इनको जाना जाता है। अनुदैर्ध्य रुधिर वाहिकाएं, अनुदैर्ध्य रुधिर वाहिकाओं को यदि हम देखें तो सबसे पहला इसमें डोर्सल वेसल आती है। डोर्सल वेसल का डायग्राम देख लीजिए पहले। ये केचुए के फर्स्ट 13 खंडों में पाए जाने वाले सर्कुलेटरी सिस्टम का डायग्राम है। 1 से लेकर 13 खंड तक यह दिखाई देगा और 14, 15, 16 भी दिखा रखे हैं। ये केचुए की पृष्ठ सतह पर एक डोर्सल ब्लड वेसल पाई जाती है। ये इसको डोर्सल वेसल कहा जाता है। डोर्सल वेसल में रुधिर पीछे से आगे की ओर प्रवाहित होता है। ठीक है। डोर्सल वेसल लेटरल हार्ट्स के माध्यम से 7वें और 9वें खंड में लेटरल हार्ट्स होता है। यह ब्लड को इसके नीचे वाली वेंट्रल वेसल में डालती है। मोटी बात बताऊं, वेंट्रल वेसल में ब्लड आगे से पीछे की ओर चलता है। वापस डोर्सल वेसल पे आ जाएं तो डोर्सल वेसल में 12वें और 13वें खंड में लेटरल इसोफेजियल हार्ट पाया जाता है। इस लेटरल इसोफेजियल हार्ट के माध्यम से ब्लड वेंट्रल वेसल में डाला जाता है, किंतु लेटरल इसोफेजियल हार्ट में ब्लड सुप्रा इसोफेजियल वेसल और डोर्सल वेसल दोनों से आता है। डोर्सल ब्लड वेसल और सुप्रा इसोफेजियल वेसल से ब्लड लेटरल इसोफेजियल हार्ट में होता हुआ वेंट्रल वेसल में जाता है। ये आगे की कहानी है। अब हम पढ़ लेते हैं डोर्सल ब्लड वेसल को आगे की। डोर्सल ब्लड वेसल आहार नाल के मध्य पृष्ठ भाग में अगले सिरे से पिछले सिरे तक पाई जाती है। इसे पृष्ठ वाहिका कहते हैं। इसकी भित्ति मोटी होती है, पेशीय होती है और संकुचनशील होती है। आगे से पीछे तक प्रत्येक खंड में पट के आगे की ओर एक जोड़ी वाल्व इसमें उपस्थित होता है। ये रुधिर को पीछे की ओर जाने से रोकता है। इसमें रुधिर पीछे से आगे की ओर प्रवाहित होता है। 13वें खंड में 13वें खंड के पीछे की ओर तो ये कलेक्टिंग वेसल्स का कार्य करती है और प्रत्येक खंड में इसमें 2 जोड़ी डोर्सो इंटेस्टिनल और 1 जोड़ी कमिसर वेसल निकलती है। जो डोर्सो इंटेस्टिनल तो आंत्र से और कमिसर वेसल्स जो होती है वो सब न्यूरल वेसल से रुधिर को इकट्ठा करती है। शरीर के अगले जो 13 खंड हैं उसमें यह डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स के रूप में कार्य करती है। और आहारनाल के अगले भागों, इसके अलावा इसके तथाकथित हृदयों जो कि वेंट्रल वेसल से जुड़े हुए हैं, तो जैसा कि मैंने चित्र में देखा, वो रुधिर देती है। सेरेब्रल गैंग्लिया के निकट जब पहुंच जाती है तो पृष्ठ वाहिका 3 शाखाओं में विभक्त होकर ग्रसनी का बल्ब, मुख को उसकी छत को रुधिर देती है। ये तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे और 8वें खंडों प्रत्येक में एक जोड़ी स्टाउट पल्सेटिंग शाखाओं द्वारा फेरेंजियल नेफ्रिडिया, इसोफेगस और गिजर्ड को रुधिर देती है। ये देख लीजिए, ये ब्रांचेज हैं। ये स्टाउट पल्सेटिंग ब्रांचेज है जिसके माध्यम से ये बक्कल चेम्बर को, माउथ को और फिर ये गिजर्ड को जो ब्लड सप्लाई करने का कार्य स्टाउट पल्सेटिंग वेसल्स के माध्यम से तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे और 8वें खंडों तक, ये 8वां खंड है, यहाँ तक तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे और 8वें खंडों तक रुधिर को वितरण करने का कार्य करती है। अब बात आ जाती है वेंट्रल वेसल की। आहारनाल की मिड वेंट्रल सतह पर वेंट्रल वेसल पाई जाती है। ये आहारनाल और तंत्रिका रज्जु के बीच आगे से पीछे तक फैली हुई होती है, अधर वाहिका कहलाती है। इसकी भित्ति पतली होती है और संकुचनशील होती है, किंतु इसमें वाल्व्स नहीं पाए जाते हैं। इस वाहिका में रुधिर का प्रवाह आगे से पीछे की ओर होता है। ये वेंट्रल वेसल है, इसमें रुधिर का प्रवाह आगे से पीछे की ओर हो रहा है। इसमें जो है रुधिर वेंट्रल वेसल में वेंट्रोटेग्यूमेंट्री वेसल निकली हुई है, ये याद रखने आपको, वेंट्रोटेग्यूमेंट्री मसल।
वेंट्रल वेसल। वेंट्रल वेसल मुख्य रूप से एक प्रकार की डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स है। आगे से पीछे तक प्रत्येक खंड में इसमें एक वेंट्रोटेग्यूमेंट्री वेसल्स निकलती है। ये इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया को, बॉडी वाल को, सेप्टम को और जननांगों को रुधिर पहुंचाती है। इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया, बॉडी वाल, सेप्टम और जननांगों को रुधिर कहलाती है। 13वें खंड से पीछे प्रत्येक अर्धस्वक वाहिका से एक छोटी सेप्टोनेफ्रिडियल ब्रांच निकलकर पट्टीय वृक्कों को रुधिर देती है। इसके अतिरिक्त 13वें खंड के पीछे अधर वाहिका से एक मीडियन वेंट्रो इंटेस्टिनल वेसल निकल के आंत को रुधिर देती है। इस बात को देखेंगे तो ये हमारी वेंट्रल ब्लड वेसल, यह है 13वां खंड, और 13वें खंड के बाद से यदि हम देखें तो इसमें से एक ये वेंट्रो इंटेस्टिनल वेसल्स निकली है, और वेंट्रो इंटेस्टिनल वेसल के साथ साथ में वेंट्रोटेग्यूमेंट्री था ही, वेंट्रोटेग्यूमेंट्री के साथ में वेंट्रो इंटेस्टिनल ब्लड वेसल निकल करके इसको इंटेस्टाइन को ब्लड वेसल देती है, रुधिर देने का कार्य करती है। अब आ जाते हैं हम लेटरल इसोफेजियल वेसल्स पे। शरीर के अगले सिरे से 13वें खंड तक आरनाल के दोनों दाएं और बाएं पार्श्वों में दो वाहिकाएं पाई जाती है, जिन्हें लेटरल इसोफेजियल वेसल्स कहा जाता है। इन वाहिकाओं में प्रत्येक खंड में एक एक अधस्वक वाहिका का आकर खुलती है। ये वाहिकाएं श्रीभित्ति, पट्टों, नेफ्रिडिया और जननांगों को रुधिर देती है। इन वाहिकाओं को पीछे की ओर बहता हुआ रुधिर 10वें और 11वें खंड में एक एंटीरियर लूप्स आमाशय भित्ति से गुजरती हुई रिंग वेसल्स के द्वारा सुप्रोइसोफेजियल वेसल में चला जाता है। शेष रुधिर पीछे की ओर सब न्यूरल वेसल में चला जाता है। डायग्राम में देख लीजिए भैया, ये वाली लेटरल इसोफेजियल वेसल है। लेटरल इसोफेजियल वेसल एक दाहिनी ओर है, एक उसके पीछे की ओर बाईं ओर है। दोनों लेटरल इसोफेजियल वेसल्स 13वें खंड तक आने पर दोनों मिलकर के एक सब न्यूरल वेसल का निर्माण करती है। पहली बात तो यह है, इसमें रुधिर का प्रवाह आगे से पीछे की ओर होता है। प्रत्येक खंड में इनमें से एक एक ब्रांच निकली होती है। ये ब्रांच जो रुधिर को एकत्रित करके लाती है वेंट्रल वेसल में। लेटरल इसोफेजियल वेसल में रुधिर को एकत्रित करके लाती है। प्रत्येक खंड से एक एक ब्रांच निकली होती है और 13वें खंड के पश्चात जुड़ करके ये सब न्यूरल वेसल का निर्माण करती है। लेकिन यहाँ पे देखिए, ये जो 10वें और 11वें खंड है, 10वें और 11वें खंड में लेटरल इसोफेजियल वेसल से 10वें और 11वें खंड में एक एक एंटीरियर लूप निकलता है। ये एंटीरियर लूप लेटरल वेसल से ब्लड को सुप्रा इसोफेजियल वेसल में डालता है। सुप्रा इसोफेजियल वेसल में ब्लड लेटरल इसोफेजियल से, तो अगर आगे के 13 खंडों में तो दोनों ओर के लेटरल वेसल से 10वें और 11वें खंड में पाई जाने वाली एंटीरियर लूप के माध्यम से ब्लड को सुप्रा इसोफेजियल ब्लड में डाला जाता है और 13वें खंड के पश्चात दोनों साइड की लेटरल इसोफेजियल नर्व मिलकर के सब न्यूरल वेसल का निर्माण करती है। अब सब न्यूरल वेसल की बात आती है। सब न्यूरल वेसल तो 13वें खंड में मिलने के पश्चात 14वें खंड से पिछले सिरे तक तंत्ररज्जु के ठीक नीचे पतली रुधिर वाहिका होती है। इसको सब न्यूरल वेसल कहते हैं। इसकी रचना दो पार्श्व वाहिकाओं के मिलने से होती है। रुधिर का प्रवाह इसमें भी आगे से पीछे की ओर ही होता है। प्रत्येक खंड में यहाँ पर एक अधोत्वचक वाहिकाओं द्वारा अधर तंत्रिका रज्जु और अधर सूर्यवृत्ति का रुधिर प्राप्त होता है। इस वाहिका या रुधिर एक जोड़ी संधानियों द्वारा पृष्ठ वाहिका में डाला जाता है। तो 13वें खंड के बाद की यदि हम स्थिति को देखें तो सब न्यूरल वेसल जो होती है, 13वें खंड के बाद में सब न्यूरल वेसल से एक ब्रांच निकलती है। ये इसको अपन कहते हैं कम्मिसर वेसल। कम्मिसर वेसल्स जो होती है वो सब न्यूरल वेसल को डोर्सल ब्लड वेसल से जोड़ती है। कम्युनर वेसल में जो ब्लड होता है वो जो है डोर्सल ब्लड वेसल में डाला जाता है। इसके अलावा इसमें सेप्टो इंटेस्टिनल वेसल भी निकलती है।
सेप्टो इंटेस्टिनल वेसल निकलती है प्रत्येक खंड में एक कमिश्र वेसल है जिसमें सेप्टो इंटेस्टिनल वेसल है, और सबन्यूरल वेसल की ये जो वाहिनी है इसको डोर्सल वेसल से जोड़े रखने का कार्य करती है। अब आ जाती है नेक्स्ट हमारी सुप्रा इसोफेजियल ब्लड वेसल। सुप्रा इसोफेजियल ब्लड वेसल ये 9 से लेकर के 13वें खंड में आमाशय के ऊपर पाई जाती है। ये रही सुप्रा इसोफेजियल ब्लड वेसल। 9वां खंड से लेकर के 13वें खंड तक सुप्रा इसोफेजियल ब्लड वेसल पाई जाती है। रुधिर आगे से पीछे की ओर प्रभावित होता है। 12वें और 13वें खंड में सुप्रा इसोफेजियल ब्लड जो होती है लेटरल इसोफेजियल हार्ट्स में अपने रुधिर को डालती है, जो वेंट्रल वेसल में डाला जाता है। इतनी इस बात है। ये आमाशय और पेशियों पास रुधिर का हृदय उदर द्रव्य। अब आ जाती है पासर या अनुप्रस्थ रुधिर वाहिका, लेटरल और ट्रांसवर्स ब्लड वेसल। समस्त अनुदैर्घ्य रुधिर वाहिकाएं खंडीय और व्यवस्थित अनेक अनुप्रस्थ और पार्श्व रुधिर वाहिकाओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी होती है। शरीर के अग्र प्रदेश अतः अगले सिरे से 13वें खंड तक तथा पश्च प्रदेश जिसे आंत्र प्रदेश कहा जाता है, 13वें खंड से अंतिम पिछले सिरे तक पार्श्व रुधिर वाहिनियों को अलग अलग प्रकार से वर्णन किया जाता है। तो पहले के जो 13 खंड है उसमें पाई जाने वाले लेटरल ब्लड वेसल्स में हार्ट आ गया। तो हार्ट को हमने देखा 7वें, 9वें, 12वें और 13वें खंडों में। ये देख लीजिए, ये सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये 7वां, 9वां, 12वां और 13वें खंड में हार्ट पाया जाता है जो लेटरल ब्लड वेसल के रूप में काम करेगा। तो जो हार्ट होता है इसकी भित्ति मोटी होती है, पेशी होती है, रिदमिक कॉन्स्ट्रक्शन होता है, इसलिए तो इसको हार्ट कहा जाता है। डोर्सल ब्लड वेसल्स से अधर वाहिका में रुधिर को धकेलते हैं। रुधिर के उल्टे प्रवाह को रोकने के लिए इसमें वाल्व पाए जाते हैं। 7वें और 9वें हृदय जो होता है उसमें 4-4 वाल्व पाए जाते हैं। 7वां और 9वां वेंट्रल वेसल से जुड़ा होता है, इसको लेटरल हार्ट्स कहा जाता है। 12वें और 13वें का जो भाग है, 12वें और 13वें खंडों का हृदय जो होता है वो डोर्सल वेसल को वेंट्रल वेसल से जोड़ता है। ये साथ ही सुप्रा इसोफेजियल वेसल से भी ब्लड लेता है, इसलिए इसको लेटरल इसोफेजियल हार्ट्स कहते हैं। ये हमने देखा ही था। ये सुप्रा इसोफेजियल से, तो इसको लेटरल इसोफेजियल हार्ट्स ये दोनों हो गए और ये दोनों लेटरल हार्ट्स हो गए। और इसका डायग्राम ये देखें तो ये लेटरल जो हार्ट्स है उसमें 1, 2, 3 और 4 वाल्व पाए जाते हैं। डोर्सल वेसल से वेंट्रल वेसल को जोड़ता है। और सुप्रा इसोफेजियल जो हार्ट होता है वो सुप्रा इसोफेजियल ब्लड वेसल से भी होता है, डोर्सल ब्लड से भी लेता है। और इसमें 3 वाल्व पाए जाते हैं, 1, 2 और 3 वाल्व पाए जाते हैं। तो लेटरल इसोफेजियल हार्ट की अपनी बात हो गई। इसके बाद बात आती है एंटीरियर लूप्स की। हमने देखा 10वें और 11वें खंड में एक जोड़ी पतली भित्ति वाले नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल अपेशीय लूप्स के समान संरचना पाई जाती है। इसमें वाल्व नहीं होते हैं, इनको एंटीरियर लूप्स कहते हैं। ये लेटरल इसोफेजियल्स को सुप्रा इसोफेजियल ब्लड वेसल में जोड़ते हैं। ये देखिए भाई, ये दो एंटीरियर लूप्स है, ये सुप्रा इसोफेजियल ब्लड वेसल है और ये लेटरल इसोफेजियल ब्लड वेसल है। तो लेटरल इसोफेजियल वेसल से ब्लड ला करके सुप्रा इसोफेजियल वेसल में ब्लड को डालने का काम करता है। सुप्रा इसोफेजियल से हार्ट में जाता है और फिर वेंट्रल ब्लड वेसल में चला जाता है। तो ये 10वें और 11वें खंड में एक जोड़ी एंटीरियर लूप्स पाए जाते हैं। ये एपेशीय होता है, असंकुचनशील होता है। रुधिर को लेटरल वेसल से सुप्रा इसोफेजियल में, सुप्रा इसोफेजियल से कहाँ जाएगा, सुप्रा इसोफेजियल से लेटरल इसोफेजियल हार्ट के माध्यम से वेंट्रल वेसल में जाता रहता है। तो ये इसके बाद में रिंग वेसल्स हो गई। ये आमाशय की विशेष प्रकार की वृत्ताकार वाहिनी पाई जाती है। आमाशय की भित्ति के पेशी स्तर में पाई जाते हैं। प्रत्येक खंड में इसकी संख्या लगभग 12 होती है और ये पार्श्व ग्रसिकाओं को रुधिर अधिग्रसिका वाहिनी में जाता है। पार्श्व ग्रसिकाओं का रुधिर इसे सुप्रा
इसोफेजियल वेसल में जाता है। और लास्ट में वेंट्रो टेगुमेंट्री चौथी प्रकार की है। प्रत्येक खंड में एक जोड़ी वेंट्रो टेगुमेंट्री ब्लड वेसल्स पाई जाती है जो उसी शरीर के भित्ति पट्टों वृक्कों से रुधिर ले जाती है। इसको वेंट्रो टेगुमेंट्री वेसल कहा जाता है। अब बात आती है आंत्र के 13वें खंड के बाद में पाई जाने वाली लेटरल वेसल्स। 13वें खंड के बाद में पाई जाने वाली जितनी भी लेटरल वेसल्स है वो पश्च प्रदेश में दाएं और बाएं दोनों तरफ देखी जा सकती है। ये अधो अवधरणी वहिका निकलती है। ये सेप्टोनेफ्रिडिल नाम की मेन शाखा से मिलकर अग्रतल पर ऊपर की ओर चलती है, फिर पट को भेद कर शरीर की भित्ति तथा आद्यावरणीय वृक्कों को रुधिर देती है। वेंट्रो टेगुमेंट्री और कम्यूसर वेसल्स दो प्रकार की वेसल्स इसमें निकलती है। तीसरी जो है डोर्सो इंटेस्टिनल और चौथी वेंट्रो इंटेस्टिनल है। तो सबसे पहले हम वेंट्रो टेगुमेंट्री को देखें तो डायग्राम देखना पड़ेगा हमको। ये डायग्राम है। तो प्रत्येक खंड में एक वेंट्रो टेगुमेंट्री ब्लड वेसल पाई जाती है जो अपने रुधिर को इकट्ठा करके वेंट्रल वेसल में डालती है। ये वेंट्रो टेगुमेंट्री ब्लड वेसल जो वेंट्रल में निकलती है। फिर दूसरी जो वेंट्रो टेगुमेंट्री की शाखा के बाद में दूसरी शाखा का नाम आया है जो सबन्यूरल वेसल को डोर्सल ब्लड वेसल से जोड़ती है। इसको हम कमिश्रल वेसल कहते हैं। कमिश्रल वेसल और वेंट्रो टेगुमेंट्री। कमिश्रल वेसल्स क्या करती है? सबन्यूरल वेसल को डोर्सल ब्लड वेसल से जोड़ती है। इसके बीच में सेप्टो इंटेस्टिनल ब्रांच भी इसमें से निकली हुई होती है जो रुधिर को एकत्रित करके डोर्सल ब्लड वेसल में डालती है जहाँ से पीछे से आगे की ओर ब्लड चला जाता है। अब हम यहाँ पे चल रहे हैं तो हमने वेंट्रो टेगुमेंट्री की बात करते हैं। टेगुमेंट जो होती है उसके नेफ्रिडिया होते हैं, वहाँ से रुधिर को एक्स्ट्रा करके वेंट्रल ब्लड वेसल में डालने का कार्य वेंट्रो टेगुमेंट्री करते हैं। कमिश्रल वेसल की बात करें कि प्रत्येक 13वें खंड के पश्चात प्रत्येक खंड में इन वाहिनों का एक जोड़ा पाई जाता है। ये जो है अपनी ओर पट की पश्च सतह के साथ साथ ऊपर की ओर चलती है और रुधिर को सब न्यूरल वेसल से डोर्सल वेसल में डालती है। यहाँ पर सेप्टो इंटेस्टिनल ब्रांच या इंटेस्टिनल प्लेक्सस पाई जाती हैं जो वृक्कों और शरीर भित्ति से कई शाखाओं से रुधिर को ग्रहण करती है। इसके बाद आ जाते हैं हम डोर्सल ब्लड वेसल से निकलने वाली डोर्सो इंटेस्टिनल। तो 13वें खंड के बाद प्रत्येक खंड में एक डोर्सो इंटेस्टिनल होती है, दो जोड़ी वाहिका होती है, आंत्र भित्ति से रुधिर एकत्रित करती है। और वेंट्रो इंटेस्टिनल इसी प्रकार प्रदेश के प्रत्येक खंड में मध्य में मीडियन वेंट्रो इंटेस्टिनल वेसल रुधिर को अदर वाहिका में ले जाती है। तो ये दो वेसल्स और हैं प्रत्येक खंड में। यदि हम देखें तो यहाँ पर ये देखिए डोर्सल ब्लड वेसल से निकलने वाली डोर्सो इंटेस्टिनल, वेंट्रल ब्लड वेसल से निकलने वाली वेंट्रो इंटेस्टिनल, इसी की बात करता है। ये डोर्सल ब्लड वेसल में डालती है और ये वेंट्रल ब्लड वेसल में डालती है। प्रत्येक खंड में इनकी संख्या देख लीजिए, एक जोड़ी है, एक जोड़ी डोर्सो इंटेस्टिनल और एक वेंट्रो इंटेस्टिनल दिखाई दे रही है। अब इंटेस्टिनल प्लेक्सस की बात करें। आंत्र की भित्ति में बहुत सारी रुधिर कैपिलरीज पाई जाती है, नेटवर्क प्लेक्सस बने व्यवस्थित होती है। ये एक्सटर्नल प्लेक्सस बनाती है। अदर आर्टवाहिका और पट आर्टवाहिका अदरवाहिका से रुधिर आता है और फिर ये इंटरनल प्लेक्सस में चला जाता है। अंत में आंतरिक भित्ति में वेसी हृदय पेशी स्तर आंत के उपकला मध्य फैली रहती है। ये रुधिर अवशोषित पोषक और पृष्ठ आंतवाहिकाओं द्वारा पृष्ठ वाहिका में चला जाता है। पूरे के पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम को यदि हम देखें तो फेरेटिमा में ऊपर की ओर डोर्सल ब्लड वेसल पाई जाती है जो समुद्र की संपूर्ण लंबाई में फैली होती है, नीचे की ओर वेंट्रल वेसल होती है। आगे से चलें पर्दे तेला खंडों में तो आगे से लेटरल हार्ट्स होता है जो 7वें और 90वें खंड में पाया जाता है। डोर्सल ब्लड वेसल से ब्लड को सीधे वेंट्रल ब्लड वेसल में डालता है। फिर डोर्सल ब्लड वेसल से लेटरल इसोफेजियल हार्ट जो 12वें और 13वें खंड में होता है डोर्सल ब्लड वेसल से रुधिर देता है, साथ ही आमाशय के ऊपर स्थित सुप्रा इसोफेजियल ब्लड से ब्लड लेता है और इसको वेंट्रल ब्लड वेसल में डाल देता है। डोर्सल ब्लड वेसल से
फेरिंग्स, इसोफेगस, फेरेंजियल नेफ्रीडिया में कौन आएगी, ब्लड की आपूर्ति की जाती है। यहाँ से ब्लड लेटरल इसोफेजियल के द्वारा एकत्रित किया जाता है, जो एंटीरियर लूप के पास है। एंटीरियर लूप लेटरल इसोफेजियल सुप्रा इसोफेजियल को जोड़ता है, तो एंटीरियर लूप के मध्य से सुप्रा इसोफेजियल में आ जाता है और वहाँ से वेंट्रल ब्लड वेसल में चला जाता है। लेटरल इसोफेजियल से प्रत्येक सेगमेंट के आगे और रिंग वेसल स्थित होती है, जो लेटरल इसोफेजियल को सुप्रा इसोफेजियल में डालने का कार्य करती है। ये तो डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स हो गई। अब पीछे की ओर कलेक्टिंग वेसल्स का कार्य करेगी डोर्सल ब्लड वेसल 13 खंडों के बाद में, तो 13 खंडों के बाद भीतर से आएंगे। वेंट्रल वेसल से निकलती है एक वेंट्रोटेग्यूमेंट्री और एक निकलती है कमिसर वेसल्स। वेंट्रोटेग्यूमेंट्री जो होती है अपने ब्लड को इसको देती है, सेप्टा को, जेनेटल ऑर्गन्स को, एंटीरियर बॉडी पार्ट्स को देते हैं, नेफ्रीडिया को देती है। यहाँ से लेटरल इसोफेजियल में चला जाता है। इसके अलावा वेंट्रोटेग्यूमेंट्री जो पोस्टीरियर वाल है वो नेफ्रीडिया से ब्लड सब न्यूरल ब्लड वेसल लेती है। सब न्यूरल 13वें घंटे के बाद दोनों लेटरल इसोफेजियल से मिलने से बने सब न्यूरल से चला जाता है कमिसर वेसल्स में, कमिसर सेप्टो इंटेस्टिनल में, इंटेस्टिनल वाल में, डोर्सो इंटेस्टिनल में होकर डोर्सल ब्लड वेसल में चला जाता है। वेंट्रल में से वेंट्रो इंटेस्टिनल के द्वारा इंटेस्टिनल वाल में जाता है, जिससे डोर्सो इंटेस्टिनल के द्वारा ब्लड वेसल में। इस प्रकार फेरेटिमा का सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो कंप्लीट होता है। इस डायग्राम का और एक्सप्लेनेशन दीजिए। फेरेटिमा की रुधिर वाहकों की व्यवस्था को प्रकट करता हुआ आंत्र प्रदेश में टीएस सेक्शन है। ऊपर की ओर डोर्सल ब्लड वेसल है, जिसे निकली हुई कॉमिसर वेसल है। कॉमिसर वेसल बॉडी वाल को ब्लड देती है। डोर्सल ब्लड वेसल सेप्टो इंटेस्टिनल ब्लड वेसल से इंटेस्टाइन को ब्लड, और नीचे की ओर सब न्यूरल वेसल में जुड़ी। नीचे ओर की वेंट्रल वेसल वेंट्रोटेग्यूमेंट्री ब्लड वेसल के साथ जुड़ी होती है, और ये ऊपर की ओर बढ़ जाती है। डोर्सल ब्लड वेसल जो डोर्सो इंटेस्टिनल वेसल से इंटेस्टाइन से ब्लड लेती है। ट्रांसवर्स वेसल्स इंटेस्टाइन की बॉडी वाल में पाई जाती है। ये इस प्रकार की व्यवस्था होती है। रुधिर का पृष्ठ भ्रमण मैंने देख लिया, पीछे से पृष्ठवाहिका में पीछे से आगे की ओर, अधरवाहिका में आगे से पीछे की ओर ब्लड का प्रवाह होता है। अधरवाहिका के साथ में लेटरल इसोफेजियल में, सुप्रा इसोफेजियल में भी आगे से पीछे की ओर ब्लड का प्रवाह होता है। रुधिर की आपूर्ति वेंट्रल वेसल के द्वारा की जाती है, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल है। शरीर के प्रथम 13 खंडों में जितने भी वेंट्रोटेग्यूमेंट्री वेसल्स है वो बॉडी वाल को, पट्टों को, सेप्टमों को, गोनेट्स को रुधिर पहुंचाती है। और 13वें खंड से पीछे ये वेंट्रोटेग्यूमेंट्री वेसल्स द्वारा शरीरवृत्ति और नेफ्रीडिया और अदर आंत के वाहिकाओं को रुधिर पहुंचाती है। सब न्यूरल और लेटरल इसोफेजियल्स और सुप्रा इसोफेजियल्स भी मुख्यतः कलेक्टिंग वेसल्स का कार्य करती है। सब न्यूरल, लेटरल इसोफेजियल और सुप्रा इसोफेजियल कलेक्टिंग वेसल का कार्य करती है। पहले 13 खंडों में आरनाल ये शरीर की भित्ति, नेफ्रीडिया, सेप्टम और गोनेट से रुधिर इकट्ठा करके लेटरल इसोफेजियल ब्लड्स में डालती है। लेटरल इसोफेजियल जहाँ से ये एंटीरियर लूप्स के द्वारा सुप्रा इसोफेजियल में चला जाता है। तो सुप्रा इसोफेजियल से लेटरल हार्ट के द्वारा वेंट्रल ब्लड वेसल में चला जाता है। इस प्रकार रुधिर संकलित होकर के वेंट्रल ब्लड वेसल में चला जाता है। यहाँ से अधु तंत्रिका वाहिनी प्रदेश में शरीर तंत्रिका से संकलित होकर कॉमिसर्स के द्वारा डोर्सल ब्लड वेसल्स में चला जाता है, या वेंट्रो इंटेस्टिनल के द्वारा इंटेस्टाइन में, वहाँ से डोर्सो इंटेस्टिनल के डोर्सो ब्लड वेसल में चला जाता है। डोर्सल ब्लड वेसल जो कलेक्टिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग दोनों का कार्य करती है। 13वें खंड से आगे की ओर ये आंत्रवाहिकों तो आंत्रभित्ति से और संधायुधों से, अधोतंत्रिका वाहिनी से, पट्टों से, नेफ्रीडिया से रुधिर का संकलन करती है। तो आगे की ओर तो ये कलेक्टिंग हो गई, और प्रथम 13 खंडों में ये कुछ रुधिर को आरनाल की शाखाओं द्वारा देती है, शेष बचे रुधिर को हृदय द्वारा वेंट्रल वेसल में डाल देती है। आंत्रभित्ति के द्वारा अवशोषित जितने भी भोजन तत्व है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनस पदार्थ वो
त्वचा श्रेणुविक फ्लूइड्स में ले जाने का कार्य ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम करता है। इस प्रकार सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट हो गया। अब बात आती है ब्लड ग्लैंड्स की। चौथे, पांचवें और छठे खंड में ग्रंथिल पुंज पाई जाते हैं, इसको ब्लड ग्लैंड्स कहा जाता है। ये छोटी छोटी लाल रंग की फोलिकुलर बॉडीज पाई जाती है, इनको ब्लड ग्लैंड्स कहलाता है। चौथे, पांचवें और छठे खंड में पाई जाती है। इसके चारों बहुकोणिक की भित्ति का कैप्सूल होता है और ग्रंथि में रुधिर कणिका और हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। अब बात आती है उत्सर्जी या नेफ्रिडल सिस्टम की। केंचुआ में उत्सर्जन की क्रिया खंडों में व्यवस्थित सूक्ष्मदर्शीय कुंडलित नलिकाओं के द्वारा होता है। इस व्यवस्थित सूक्ष्मदर्शीय कुंडलित नलिकाओं को नेफ्रिडिया कहते हैं। नेफ्रिडिया की उत्पत्ति एक्टोडर्म से होती है। नेफ्रिडिया प्रारंभिक रूप से एक शाखाविहीन होते हैं। इसके सिरे के अंदर सिलेटेड फनल्स पाए जाते हैं। कीपों के समान रचनाओं या वृकक मुख, नेफ्रोस्टोम इसका मुख होता है। एक जो वृकक होता है वह मुख के द्वारा खुलता है। पश्च वृकक मेटानेफ्रिडियम कहलाता है। इसके अलावा कुछ प्रकों में नेफ्रोस्टोम सेकेंडरीली अभाव होता है और वृकक शाखित होता है। फेरिटिमा में पाई जाने वाली जितने भी नेफ्रिडिया है वो नेरिज और जौ के नेफ्रिडिया की तुलना में छोटे होते हैं, इसलिए इनको माइक्रोनेफ्रिडिया कहा जाता है। प्रथम 3 खंडों को छोड़कर शरीर के सभी खंडों में नेफ्रिडिया पाए जाते हैं। शरीर में अपनी स्थिति के अनुसार नेफ्रिडिया 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले नेफ्रिडिया फेरिंजियल नेफ्रिडिया कहलाते हैं, दूसरे इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रिडिया और तीसरे सेप्टल नेफ्रिडिया कहलाते हैं। ये चित्र में देख सकते हो, ये टफ्ट ऑफ फेरिंजियल नेफ्रिडिया है। यहाँ पर ये सारे इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रिडिया है और पीछे की ओर सेप्टम में पाए जाने वाले सेप्टल नेफ्रिडिया है। नेफ्रिडिया 3 प्रकार के हैं। सबसे पहले बार हम फेरिंजियल नेफ्रिडिया के बारे में पढ़ेंगे। फेरिंजियल नेफ्रिडिया जो पाए जाते हैं वो चौथे खंड, पांचवें खंड और छठे खंड। चौथे और पांचवें और छठे खंड में युग्मित गुच्छों, पेयर्ड गुच्छों के रूप में टफ्ट ऑफ फेरिंजियल नेफ्रिडिया गुच्छों के रूप में पाए जाते हैं। प्रत्येक जो गुच्छा होता है उसमें सैकड़ों की संख्या में ये नेफ्रिडिया देखे जा सकते हैं। नेफ्रिडिया नेफ्रोस्टोम्स का इसमें अभाव होता है। प्रत्येक गुच्छे की समस्त नेफ्रिडिया की टर्मिनल डक्ट्स मिलकर के एक कॉमन डक्ट का निर्माण करती है। जो छठे खंड के नेफ्रिडिया वो कॉमन डक्ट के माध्यम से आकर के फायरिंग्स में बक्कल कैविटी में खुलते हैं, बक्कल चेंबर में। जबकि चौथे और पांचवें खंडों के फेरिंजियल नेफ्रिडिया की टर्मिनल डक्ट के माध्यम से बनी हुई जो डक्ट है वो फेरिंग्स में आकर के खुलती है। छठे की तो बक्कल चेंबर में और चौथे और पांचवें की फेरिंग्स में आकर के खुलती है, कॉमन डक्ट के द्वारा निर्माण होती है। इस प्रकार ये नेफ्रिडिया अपने उत्सर्जित पदार्थों को सीधे के सीधे इंटेस्टाइन में डाल देते हैं। इसलिए इस प्रकार के नेफ्रिडिया जो अपने उत्सर्जित पदार्थ को आंत्र में डालते हैं इसको एंटेरोनेफ्रिक नेफ्रिडिया कहते हैं। तो फेरिंजियल नेफ्रिडिया जो होते हैं एक प्रकार से एंटेरोनेफ्रिक नेफ्रिडिया कहलाते हैं। इसके पश्चात छठे खंड के बाद केंचुए के शरीर पर, बॉडी वाल पर अनेक छोटे छोटे छिद्रों के माध्यम से खुलने वाले इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रिडिया पाए जाते हैं। इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रिडिया की संख्या प्रत्येक खंड में 200 से 250 तक होती है, परंतु क्लाइटेलम के 14 से 16वें क्लाइटर खंडों में इन नेफ्रिडिया की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाती है। 200 से 250 की संख्या, इनकी संख्या 2000 तक हो जाती है प्रत्येक खंड में। इसलिए इस क्षेत्र को नेफ्रिडिया का जंगल या फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रिडिया कहा जाता है। इस प्रकार का प्रत्येक नेफ्रिडियम जो होता है वी आकार का होता है। इसमें नेफ्रोस्टोम का अभाव होता है। इसके टर्मिनल डक्ट डायरेक्ट शरीर की सतह पर खुलती है, इसलिए इसे नेफ्रिडियोपोर के द्वारा बाहर खुलती है।
ऐसा नेफ्रिडिया अपने उत्सर्जी पदार्थ को डायरेक्ट अध्यावरण पर या बाहर की ओर रिलीज कर देता है, इसलिए इसको एक्सोनेफ्रिक नेफ्रिडिया कहते हैं। इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रिडिया एक प्रकार का एक्सोनेफ्रिक नेफ्रिडिया है। अब तीसरा प्रकार का नेफ्रिडिया जो सेप्टल नेफ्रिडिया कहलाता है, ये प्रत्येक खंड के जो सेप्टा होते हैं उस सेप्टा के दोनों ओर, आगे और पीछे की ओर इस प्रकार के नेफ्रिडिया स्थित होते हैं, जो सेप्टम के साथ साथ लगे हुए पाए जाते हैं। इस प्रकार के सेप्टिडिया जो होते हैं 15वें खंड से लेकर पीछे के सभी अंतराखंडीय सेप्टम के साथ चिपके हुए होते हैं। प्रत्येक जो सेप्टल नेफ्रिडिया होता है उस सेप्टल नेफ्रिडिया की संरचना 3 संरचनाओं के मिलने से होते हैं। पहला भाग इसमें नेफ्रोस्टोम होता है, दूसरा भाग इसकी बॉडी होती है और तीसरा भाग इसका टर्मिनल डक्ट होता है। यदि इसके चित्र में नेफ्रोस्टोम को यदि हम देखें तो एक सेप्टल नेफ्रिडिया का डायग्राम ही है। सेप्टल नेफ्रिडिया का मुख जो नेफ्रोस्टोम कहलाता है, ये सिलेटेड फनल की भांति होता है माउथ। सिलेटेड फनल वाला नेफ्रोस्टोम पीछे की ओर नेक पाई जाती है। नेक के पश्चात इसमें जो है 2 भाग हो जाते हैं। प्रत्येक नेफ्रोस्टोम जो होता है उसमें सबसे पहला नेफ्रोस्टोम पाया जाता है जो इसका माउथ कहलाता है। नेफ्रोस्टोम की संरचना में देखें तो इसकी ऊपरी ओस्ट में एक सेंट्रल सेल और 5-7 मार्जिनल सेल्स होती है और सिलेटेड एपिडर्मिस पाई जाती है, जबकि इसी के लोअर लिप में 4 या 5 कॉम्पैक्ट सेल्स स्थित होती है, ये सभी सिलेटेड होती है। इसके बाद नेफ्रोस्टोम नेक ऑफ नेफ्रिडियम के बाद का भाग जो होता है नेफ्रिडियम की बॉडी आती है। यह पूरा पोर्शन नेफ्रिडियम की बॉडी होती है। नेफ्रिडियम की बॉडी 2 लोब से मिलकर बनी होती है। इनके अंदर छोटी सक्रिय पक्षमाभित नली होती है। इस छोटी सक्रिय पक्षमाभित नली में सीलिया पाए जाते हैं। मुख्य काय जो मेन बॉडी के 2 भाग है, एक तो स्टेट लोब है, ये इसका स्टेट लोब है, और दूसरा इसका ट्विस्टेड लोब है, ये ट्विस्टेड लोब है। ट्विस्टेड लोब में 2 भुजा होती है, प्रॉक्सिमल लिम्ब होता है और डिस्टल लिम्ब होता है। ऊपर ये एपिकल लिम्ब से जुड़े होते हैं। जो स्टेट लोब है उसमें 4 वृत्ताकार नलिकाएं होती है जिसमें 2 सिलेटेड होती है। जो ट्विस्टेड लोब है उसमें 3 वृत्ताकार नलिकाएं। जो एपिकल लोब है उसमें 2 वृत्ताकार नलिकाएं, और जो नेक और टर्मिनल डक्ट है उसमें 1 नलिका पाई जाती है जो कि सिलेटेड होती है। अब लास्ट इसके टर्मिनल डक्ट दूरस्थ भुजा छोटी सक्रिय वाहिनी में समाप्त हो जाती है, इसे टर्मिनल डक्ट कहते हैं। नेफ्रिडिया के अंदर बहु केंद्र की ग्रंथिल पूंछ एक कुंडलित पक्षमाभित नलिका बता दी। इस पक्षमाभित नलिका में 4 सिलेटेड ट्रैक्ट होते हैं। 4 सिलेटेड ट्रैक्ट में एक ग्रीवा में, एक टर्मिनल डक्ट में 4 सिलेटेड ट्रैक्ट बता देते हैं आपको। ये 1, 2, 3 और 4। जो एक सिलेटेड ट्रैक्ट ग्रीवा में, 2 सिलेटेड ट्रैक्ट स्टेट लोब में, एक टर्मिनल डक्ट में सिलेटेड जो है ट्रैक्ट पाए जाते हैं। और इसके बाद में इसकी संख्या बताई दी है। सीधी पाली में 4 समांतर नलिकाएं, एटनदार भाग में 3, शीर्षस्थ भाग में 2 और ग्रीवा में और अंतस्थ नलिका में 1-1 इसकी संख्या होती है। अब व्यवस्था की बात है। नेफ्रिडिया की 15वें खंड के पश्चात प्रत्येक खंड में पट्टीय नेफ्रिडिया की 4 पंक्तियां होती है। इस 4 पंक्तियों को समझने के लिए आप ये वाला डायग्राम देख लीजिए। यह 1, 2, 3 और 4। यह देख लीजिए, यह है
प्रत्येक खंड के पश्चात प्रत्येक खंड में पट्टी नेफ्रिडिया की 4 पंक्तियां पाई जाती है, जिसमें 2 पंक्तियां जो सेप्टम के अगले तल पर होती है, शेष 2 पिछले तल पर होती है। प्रत्येक पंक्ति में 20 से 25 नेफ्रिडिया होते हैं। प्रत्येक नेफ्रिडिया जो होते हैं, इस प्रकार प्रत्येक सेप्टम में नेफ्रिडिया की संख्या 80 से 100 तक होती है। प्रत्येक जो खंड होता है उसमें नेफ्रिडिया स्वतंत्रता पूर्वक डक्ट का होता है। जिसकी जो टर्मिनल डक्ट होती है, एक पट्टी है सेप्टल एक्सक्रीटरी कैनाल में खुलती है। ये नाले प्रत्येक पटली पिछली सतह पर दोनों पार्श्वों पर एक एक होती है, और अगली ओर की जो है कमिश्नर वेसल के समांतर जो होती है, ये आगे चल करके सुप्रा इंटेस्टिनल एक्सक्रीटरी डक्ट में खुल जाती है, और इसके बाद में मध्य पृष्ठ भाग में पृष्ठ रुधिर वाहिका के नीचे एक दूसरी बगल में स्थित होती है। 15वें खंड से शरीर के अंतिम खंड तक फैली रहती है। ये वाहिका प्रत्येक खंड में छोटी छोटी डक्ट्यूल्स के माध्यम से उत्सर्जित पदार्थ को आंत्र में डाल देती है। इन वाहिकाओं के द्वारा आंत्र में खुलने वाले छिद्र स्पिनेक्टर्स होते हैं। उत्सर्जित पदार्थों को आंत्र में डालने के कारण ये भी एंट्रोनेफ्रिक प्रकार के नेफ्रिडिया होते हैं। इसकी व्यवस्था को इस डायग्राम से समझ सकते हैं। ये सारे के सारे नेफ्रिडिया 25 से 30 नेफ्रिडिया, इनकी टर्मिनल डक्ट जिस डक्ट में खुलती है उसका नाम है सेप्टल एक्सक्रीटरी कैनाल। जब सेप्टल एक्सक्रीटरी कैनाल दोनों तरफ की आ जाती है तो सुप्रा इंटेस्टिनल एक्सक्रीटरी डक्ट्स में खुलती है, दोनों समांतर होती है, और ये अनेक पतली पतली डक्ट्यूल्स वेसल्स के साथ में इंटेस्टाइन में अपने उत्सर्जित पदार्थों को डाल देती है। इस प्रकार की व्यवस्था होती है। ये सेप्टम के समानांतर जो है सेप्टल एक्सक्रीटरी कैनाल पाई जाती है, जिसमें सेप्टल नेफ्रिडिया अपने उत्सर्जित पदार्थ को डाल करके फिर सुप्रा इंटेस्टिनल एक्सक्रीटरी डक्ट एक जोड़ी होती है दाएं बाएं पार्श्व की, जो उसमें अपने उत्सर्जित पदार्थों को डालती है। उत्सर्जन के कार्य की वृक्कों में रुधिर वाहिका बहुतायत में होती है। इनकी ग्रंथि कोशिका रुधिर से जल की अतिरिक्त मात्रा नाइट्रोजन वेट्स को लेकर के प्रेगुई दर से उत्सर्जित पदार्थ को पृथक करती है। इंटेगुमेंट्री नेफ्रिडिया जो होता है एक्सोनेफ्रिक प्रकार के होते हैं। सेप्टल और फेरेंजियल नेफ्रिडिया एंडोनेफ्रिक प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये बात आपको बताई दी। अब यहाँ पर आ जाते हैं अपन। इसके पश्चात जितने भी ओलिगोकीट्स होते हैं, जल में रहते हैं अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, स्थल पर रहते हैं तो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। अन्य प्राणियों की भांति केंचुए कम मात्रा में यूरिया उत्सर्जन करते हैं। इसके उत्सर्जित दर में 40% यूरिया, 20% अमोनिया और 40% अमीनो अम्ल। 40% यूरिया, 20% अमीनो और 40% अमीनो अम्ल और 20% अमोनिया नाइट्रोजनस यौगिक के रूप में यूरिक अम्ल यूरेटों का भाव होता है। यूरिक अम्ल यूरेट का इसमें भाव है 40% यूरिया, 20% अमोनिया, 40% अमीनो अम्ल। श्वसन शरीर की सामान्य सतह से विसरण की क्रिया के द्वारा इनमें श्वसन होता है। गैसीय विनिमय के लिए ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। एपिडर्मिस रुधिर केशिकाओं सिलोमिक फ्लूइड के कारण गीली बनी रहती है। वातावरण में ऑक्सीजन को द्रव पदार्थों में घोल देते हैं और अंदर विसरण की क्रिया के द्वारा ग्रहण कर देते हैं। अंदर से उत्सर्जित पदार्थों को नेफ्रिडिया के द्वारा और सिलोमिक फ्लूइड के बनी हुई आर्तपथ के द्वारा बाहर की ओर निकाल देते हैं। प्लाज्मा में घुली हुई हीमोग्लोबिन रेस्पिरेटरी पिगमेंट का कार्य करती है, जो ऑक्सीजन को विभिन्न ऊतकों तक पहुंचाने का कार्य कर देती है। अब बात आ जाती है नर्वस सिस्टम की। केंचुए का तंत्रिका तंत्र सुविकसित और सघन प्रकार का होता है। इसमें 3 भाग पाए जाते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। पहले हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें तो ये नर्व रिंग का मिलकर बना होता है और वेंट्रल नर्व कोड से बना होता है। नर्व रिंग जो होती है वो इसका सेरेब्रल गैंग्लिया होता है। सर्कमफेरेंजियल कनेक्टिव के माध्यम से ये सबफेरेंजियल गैंग्लियंस के द्वारा जुड़ी होती है। तीसरे खंड में बक्कल चैम्बर और फेनिक्स के बीच में एक खांच पाई जाती है, ग्रूव। इसकी पृष्ठ सतह पर एक जोड़ी सफ़ेद और पियर शेप्ड सेरिब्रल गैंग्लियन पाए जाते हैं। इनको सुप्राफेरेंजियल गैंग्लियन भी कहते हैं। ये तथाकथित सो कॉल्ड ब्रेन भी कहलाते हैं। ये सुप्रा फेरेंजियल गैंग्लियन जो फेरिंक्स के ऊपर स्थित होते हैं, सेरिब्रल गैंग्लियन को कहा जाता है। लेटरल डायग्राम में ये देखें तो तीसरे खंड में ये बक्कल चैम्बर
और ये फेरिंग्स के बीच में पाए जाने वाला ग्रूव, उसमें सेरेब्रल गैंग्लियन स्थित होते हैं जो सरकम फेरिंजियल कनेक्टिव्स के माध्यम से सब फेरिंजियल गैंग्लियन जो कि चौथे खंड में स्थित होता है उसके साथ जुड़े हुए होते हैं। सब फेरिंजियल गैंग्लियंस के पीछे की ओर वेंट्रल नर्व कोड निकलती है जो प्रत्येक खंड में एक एक सेगमेंटल गैंग्लियन बनाती है, और यही जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसका। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाद जाती है हम, अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं कि एक तो सेरेब्रल गैंग्लियन और सरकमफेरेंजियल कनेक्टिव और सब इसोफेजियल गैंग्लियन, सब फेरेंजियल गैंग्लियन ये मिलकर के एक नर्व रिंग का निर्माण करते हैं। ये नर्व रिंग देखिए, ब्रेन सेरेब्रल गैंग्लियन, सरकमफेरेंजियल कनेक्टिव और सब फेरेंजियल गैंग्लियन नर्व रिंग बनाते हैं। दूसरी जो है इसमें वेंट्रल नर्व कोड, ये पीछे की ओर जाती हुई वेंट्रल नर्व प्रत्येक खंड में एक एक सेगमेंटल गैंग्लिया बनाती है, पीछे सिर तक फैली होती है, फूलकर गुच्छिका बनाती है, गैंग्लियन बनाती है। वास्तविक रूप से ये डबल होता है लेकिन सिंगल दिखाई देता है। सभी इन्वर्टिब्रेट्स में ये डबल वेंट्रल नर्व कोड पाई जाती है, प्रत्येक सेगमेंटल गैंग्लियन बनाती है। और तंत्रिका रज्जु में ये दोहरी गुच्छिकाएं होती है। हिस्टोलॉजिकल देखें तो तंत्रिका तंतु के बाहर की ओर नर्व फाइबर्स और नर्व सेल्स होती है। तंत्रिका रज्जु की बाहरी परत जो होती है विस्ट्रल पेरिटोनियम की बनी होती है। इस परत विस्ट्रल पेरिटोनियम की परत के नीचे का जो आवरण होता है रेशे, अनुदैर्घ्य पेशी रेशों की जो आवरण होता है उसको एपिन्यूरियम कहता है। पहला पेरिटोनियम, फिर एपिन्यूरियम, और एपिन्यूरियम के चारों ओर तंतु का कोर भाग वाला भाग होता है। कोर वाले भाग को देखें तो उसमें 2 क्रोड स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं जो इसके दोहरे होने का ज्ञान प्रतीत देते हैं। सेगमेंटल गैंग्लियन में तंत्रिका तंतुओं के दोनों क्रोड के बीच में रेखा पूर्णतः विभाजित हो जाती है। क्रोडों के दाएं और बाएं दिशा में तंत्रिका सेल्स पाई जाती है। ये मोटर न्यूरॉन्स होते हैं। एसोसिएटेड न्यूरॉन्स 2 प्रकार की होती है, तंत्रिका कोशिका अधिक होती है। तंत्रिका कोशिका तंतु संयोजी ऊतकों के साथ में एक पिंड में धसी रहती है जिसे न्यूरोग्लिया कहते हैं। संपूर्ण लंबाई में प्रस्थल पर संयोजी ऊतक में पिंड में 4 जॉइंट फाइबर्स पाए जाते हैं। 4 जॉइंट फाइबर्स में एक मीडियन जॉइंट फाइबर, एक सब मीडियन जॉइंट फाइबर और लेटरल जॉइंट फाइबर्स होते हैं। नर्व फाइबर्स में अंदर की ओर नर्व फाइबर्स में न्यूरल सेल्स देखी जा सकती है, नीचे की ओर नर्व सेल्स स्थित होती है। नेरिस में मिलने वाले महातंतुओं की भांति चेतावनी की अनुक्रिया में अनायास शीघ्र संकुचित करने के लिए ये जॉइंट फाइबर्स उत्तरदायी होते हैं। प्लाज्मा की जिनासिस में होमोजेनस द्रव पदार्थ होता है और संकुचन में सहायक होता है। यह सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया। ये हिस्टोलॉजी हमने देख ली। सबसे बाहर की ओर पेरिटोनियम, पेरिटोनियम के नीचे एपिन्यूरियम, एपिन्यूरियम के नीचे 2 क्रोड्स, दोनों क्रोड अलग अलग दिखाई देती हुई डबल वेंट्रल नर्व कोड का एहसास कराती है। 4 मीडियन फाइबर्स, जो मीडियन जॉइंट फाइबर 1 और सब मीडियन जॉइंट फाइबर 2 लेटरल फाइबर्स होते हैं, और इसमें क्या है नर्व सेल्स पाई जाती है जिससे निकलती हुई प्रत्येक भाषा में लेटरल सेगमेंटल नर्व निकली होती है। अब लेटरल सेगमेंटल नर्व पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का भाग है। दूसरा सिस्टम है जिसमें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहलाता है। सेरेब्रल गैंग्लियन से 8 से 10 तंत्रिका निकलकर प्रोस्टोमियम, बक्कल चेंबर, पेरिफेरेंजियल कनेक्टिव से निकलने वाली तंत्रिका पेरिस्टोमियम, बक्कल चेंबर को जाती है। सब फेरेंजियल से निकलने वाली तंत्रिका दूसरे, तीसरे और चौथे खंड में स्थित संरचना को जाती है। इस प्रकार अर्ध तंत्रिका तंतु की प्रत्येक सेगमेंटल गैंग्लियन से प्रत्येक पार्श्व में 3-3 जोड़ी तंत्रिका निकलती है, और ये 3-3 जोड़ी तंत्रिका में से एक जोड़ी जाती है सीटल सेक को आगे की ओर, तो 2 जोड़ी पीछे की ओर ओर से उसी खंड की आरनाल, भित्ति, बॉडीवाल और अन्य आंतरिक ऊतकों को जाती है। तो 3 जोड़ी तंत्रिकाओं में से एक जोड़ी जो होती है वो तो सीटल सेक को जाती है, सीटल रूप्स में आगे की ओर जाती है। 2 जोड़ी इसके पीछे की ओर स्थित होती है जो आरनाल, सृभित्तीय और आंतरिक अंकों को जाती है। सभी तंत्रिका जो होती है वो मिश्रित प्रकार की होती है, जिन्हें एपरेंट से मिलकर के बनी होती है। एपरेंट जो होती है वो लाने का कार्य करती है, इपरेंट जो होती है सूचना को ले जाने का कार्य होती है। अब तीसरा वाला सिंपैथेटिक या अनुकंपित तंत्रिका तंत्र जिसे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहलाता है, ये नर्व प्लेक्सस का बना होता है, अधिचन के नीचे होता है, शरीर की भित्ति की मांसपेशियों के अंदर होता है, आरनाल पर फैली होती है। ये जालिकाएं
सरकमफेरेंजियल कनेक्टिव से जुड़ी हुई होती है। वर्किंग मैकेनिज्म में देखें तो कैंचुओं में की जाने वाली जितनी भी क्रियाएं होती है वो मस्तिष्क के द्वारा ही नियंत्रित होती है, तथापि उनका नियंत्रण तंत्रिका तंत्र से अवश्य होता है। तंत्रिका तंत्र में एफरेंट यानी सेंसरी और इफरेंट यानी मोटर दोनों प्रकार के तंतुओं से मिक्स नर्व होती है। एफरेंट जो होता है एपिडर्मिस में होने वाली संवेदी कोशिकाएं या रिसेप्टर ऑर्गन से आरंभ होती है। वेंट्रल नर्व कोर्ड्स में मेन शाखाओं में विभाजित हो जाती है। वेंट्रल नर्व कोर्ड्स में इन शाखाओं के निकट सिनेप्स पाए जाते हैं और अवयवी तंतुओं के समान इसमें से तंत्रिका निकलती होती है, बाहर की ओर चल करके मांसपेशियां बनाती है। उद्दीपनों संवेदी आवेगों को संवेदना ग्राही अंगों कोशिकाओं ग्रहण करने के लिए अभिवाही तंतु और तंत्र तंतु में ले जाते हैं। ये चालन आवेगों को परावर्तित होकर अवयवी तंतुओं द्वारा पेशियों में ले जाते हैं। पेशियां आवश्यकता अनुसार संकुचित होती है। कभी कभी संवेदी और चालक तंत्रिकाओं के बीच में एडजस्टर न्यूरॉन्स या समायोजी न्यूरॉन्स आवेगों को एक खंड से दूसरे पार्श्व में या किसी अन्य खंड या अन्य खंडों कई अन्य खंडों में भेज देते हैं। इस प्रकार से शरीर के विभिन्न भागों में क्रियाओं का समन्वय बना रहता है। तंत्रिका रुज्जु में होने वाले माँ तंतु अन्य तंतुओं की अपेक्षा अधिक तीव्रता से आवेगों का चालन करते हैं। यही कारण है कि शरीर के किसी भी भाग में कोई शक्तिशाली उद्दीपन पर अनायास से संपूर्ण शरीर गतिशील हो जाता है। अब बात आती है इसके फेरेटिमा पोस्टमा की ज्ञानेंद्र की। केंचुए में सुविकसित ज्ञानेंद्रिय या रिसेप्टर ऑर्गन्स होते हैं। इन रिसेप्टर ऑर्गन्स की संरचना बिल्कुल सरल होती है। इसकी उत्पत्ति एक्टोडर्मी होती है। विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं के समूह होते हैं। फेरेटिमा में 3 प्रकार की ज्ञानेंद्रिय पाई जाती है: एपिडर्मल रिसेप्टर्स, बक्कल रिसेप्टर्स और फोटो रिसेप्टर्स। एपिडर्मल रिसेप्टर्स मुख्य ग्रही रिसेप्टर जिन्हें बक्कल रिसेप्टर्स कहते हैं, प्रकाश ग्रही रिसेप्टर को फोटो रिसेप्टर्स कहते हैं। सबसे पहले हम एपिडर्मल रिसेप्टर्स को देखते हैं। एपिडर्मल रिसेप्टर्स संपूर्ण एपिडर्मिस पर फैले हुए होते हैं, तथापि पार्श्वों और अदर सतहों पर भी इनका बाहुल्य होता है। प्रत्येक एपिडर्मल रिसेप्टर्स में एक ग्रही प्रकार की संरचना होती है। इसके ऊपर का क्यूटिकल का स्तर उभरा हुआ होता है जो ग्रही कोशिकाओं को ढके रखता है। इसमें स्तंभी ग्रही कोशिकाओं के बाहरी सिरों पर अनेक बाल तुंडीय छोटे छोटे प्रवर्त पाए जाते हैं। अंदर के सिरे पर तंत्रिका तंतु निकले होते हैं। ये कोशिका चारों ओर से सपोर्टिंग एपिडर्मल सेल्स के द्वारा घिरी रहती है। इनके केंद्रक भिन्न भिन्न स्तर पर होते हैं। बेसल जो सपोर्टिंग सेल्स होती है ये, इसके अलावा इसमें टेक्टाइल्स होती है और कुछ अनुविग्रह ये रासायनिक उद्दीपकों और तापकों के प्रति अनुक्रिया करते हैं। डायग्राम देख लीजिए आप। ये एपिडर्मल रिसेप्टर्स का एग्जाम्पल है जिसमें सेंसरी है, ये ऊपर क्यूटिकल की उभरी हुई संरचना है, नीचे जो सेंसरी सेल्स है उनके सेंसरी हेयर्स है। इसके अलावा इसको सपोर्ट करती हुई बेसल सपोर्टिंग सेल्स है। बेसल सपोर्टिंग सेल्स के न्यूक्लियस एक ही लाइन में स्थित है और नीचे की ओर इसमें जो सेंसरी सेल्स है उस नीचे की ओर भी बेसल सेल पाई जाती है। बेसल सेल्स में ये नर्व फाइबर्स जुड़े होते हैं। एपिडर्मल रिसेप्टर के बाद में दूसरा प्रकार का रिसेप्टर जो होता है बक्कल रिसेप्टर कहलाता है। बक्कल रिसेप्टर्स में भी जो सेंसरी सेल्स है उसके सेंसरी हेयर्स क्यूटिकल के उभार के नीचे स्थित होते हैं। ये सारी की सारी रिसेप्टर सेल्स कहलाती है जो बक्कल एपिथेलियम के सपोर्टिंग सेल्स के साथ में अलाइंड होती है। तो अंदर की ओर इसमें से नर्व फाइबर निकले होते हैं। इसी बात को इसने बक्कल रिसेप्टर से लिखा है। एपिड्रही के समान ही होती है, अपेक्षाकृत चौड़ी होती है, संवेदनों अधिक विकसित होते हैं। इसमें केंद्रक अधिक गहराई पर स्थित होते हैं। केंद्रक अधिक गहराई पर स्थित होते हैं। ये स्वादग्राही और ओलिफैक्टरी प्रकार के होते हैं, रासायनिक उद्योगों के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं। लास्ट वाला जो है प्रकाश ग्राही। फोटो रिसेप्टर्स का डायग्राम देख लीजिए भाई। फोटो रिसेप्टर्स में भी इसी तरह से क्यूटिकल के नीचे सेंसरी सेल्स पाई जाती है। सेंसरी सेल्स के साथ में एपिडर्मल सपोर्टिंग सेल्स पाई जाती है। सेंसरी सेल के नीचे फोटो रिसेप्टर सेल होती है जिसमें एल आकार का रेटिनेला पाया जाता है। लेंस या ऑप्टिक ऑर्गेनलीज होते हैं। इनकी संख्या आगे के सिनारे पर अधिक होती है।
टेक्स्ट में देख ले तो प्रत्येक पृष्ठ सतह पर सीमित रहते हैं। प्रोस्टोमियम और पेरिस्टोमियम पर इसकी संख्या अधिक होती है, सिरे की ओर इसकी संख्या कम होती जाती है। क्लाइटेलम में इसका नितांत अभाव हो जाता है। प्रत्येक ग्रही कोशिका में एक अंडाकार कोशिका होती है जिसमें केंद्रक और स्वच्छ कोशिका द्रव्य होता है। इस कोशिका द्रव्य में न्यूरोफिब्रिल का जाल होता है। एक छोटा एल आकार का लेंस होता है। इसे फेओसोम्स या ऑर्गेनिक ऑर्गेनेलिक होता है। इसका हाइलिन सब्सटेंस का बना होता है। लेंस सम दिशा से आने वाली प्रकाश की किरणों को तंत्रिका तंतुओं पर केंद्रित करता है। तंत्रिका तंतु संग्रहित होकर अवयवी तंत्रिका तंतु बनाते हैं। ये तंत्रिका तंतु कोशिका के आधार से निकलकर केंद्रीय तंतु में जुड़ जाता है। प्रसग्रहों द्वारा केंचुए को प्रकाश की तीव्रता की उपस्थिति का ज्ञान कराते हैं। केंचुए दिन के तेज प्रकाश से दूर भागते हैं और इन पर तेज प्रकाश डाला जाए तो बिल में घुस जाते हैं। ये इसका व्यवहार और 3 प्रकार के रिसेप्टर्स हो गए। जनरल बिहेवियर में बताता है कि केंचुए में विशिष्ट ज्ञानेंद्रियों का अभाव होता है। सभी प्रकार के उद्दीपनों, स्पर्श, जारिंग, प्रकाश, अनिष्टकारी, पीड़ादायक के प्रति ये अपना कुछ न कुछ व्यवहार प्रकट करता है, जैसा कि पहले वर्णन किया जा चुका है। इसके शरीर के बाहरी सतह पर होने वाली एपिडर्मिस में स्पर्श की संवेदना के प्रति अत्यंत संवेदी होती है। इसी कारण है कि धरती और पैरों के जोर की आहट से उत्पन्न यांत्रिक तरंगों को यह ग्रहण करके शीघ्रता से अपने बिलों में घुस जाता है। स्पर्श किया जाता है तो इनका शरीर तत्काल कुंडित हो जाता है। मुख ग्रहों के ज़्यादातर ये भोजन का चुनाव करता है। भोजन का स्वाद और गंध जो है यह रिसेप्टर्स के माध्यम से ग्रहण कर देता है। अरुचिकर और जलनकारी जो गंध आती है रासायनिक पदार्थों की, उससे तत्काल बिलों में चले जाता है। जब इन्हें विषुप्त किया जाता है तो प्रसिद्धों को द्वारा सिलों में फ्लूइड बाहर निकालते हैं। प्रकाश ग्रही जो पुंज है वो गुच्छों में पाए जाते हैं। प्रकाश की तीव्रता को समझने के लिए आवश्यक होते हैं। तीव्र प्रकाश के लिए नेगेटिव फोटोट्रॉपिक है, मंद प्रकाश के लिए पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक है। यही कारण है कि दिन के तीव्र प्रकाश में बिलों में घुस जाते हैं। टॉर्च का प्रकाश डालने पर बिलों के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और मध्यम प्रकाश की ओर ये गति करते हैं। निम्न और उच्च ताप के प्रति भी इनकी अनुक्रिया होती है। अधिक ताप में गहरे बिल में चले जाएंगे, मध्यम ताप होगा तो करेंगे। आर्द्रता को पसंद करते हैं, शुष्कता से दूर रहते हैं। आर्द्रता होने पर और बिलों में पानी भर जाने पर ये बाहर की ओर निकल जाते हैं। वायु में ध्वनि तरंगों को ग्रहण नहीं कर पाते हैं। केंचुए कुछ सीखने की आदि योग्यता पाई जाती है। इंटरसेक्शन में देखा गया ये त्रुटि कर रहे होते हैं तो बिल्कुल हल्के झटके के या दाहिनी बाहिनी और विद्युत का झटका देते हैं, दाहिनी बाहिनी घूम जाते हैं। बिलों और पौधे पत्तियों को खींच खींच के ले जाते हैं। इसको डार्विन ने इनकी सूझबूझ की संज्ञा दी और ऐसा बना कि एक अन्वेषण है और ट्रायल और एरर को समझते हैं। अब लास्ट वाला पोर्शन हमारा जाता है केंचुए का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। केंचुए में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है, केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इसमें जटिल ऑर्गेनेलिज होते हैं। केंचुआ हर्मेफ्रोडाइट है। नर और मादा जनन तंत्र एक ही केंचुए में स्थित होता है। इसको हम डायग्राम से समझ देखते हैं। यहाँ देख लीजिए 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें और 8वें और 9वें के सेप्टम पर एक एक जोड़ी स्पर्मेथिका पाए जाते हैं। इस प्रकार 4 जोड़ी स्पर्मेथिका इसमें उपस्थित होते हैं। आगे चल के मादा जनन चित्र में पढ़ेंगे इसको, लेकिन इस डायग्राम को देख लेते हैं। 9वें और 10वें के सेप्टम में टेस्टिस होता है एक जोड़ी। फिर 10वें और 11वें के सेप्टम में एक जोड़ी जो है टेस्टिस पाए जाते हैं। 10वें खंड में एक जोड़ी टेस्टिस सेक है। 10वें में एक जोड़ी टेस्टिस सेक और 11वें में एक जोड़ी टेस्टिस सेक उपस्थित होता है। ठीक है। अब इसके बाद कह रहा है 10वें खंड में और 11वें खंड में एक एक जोड़ी सेमीड्यूकल फन्नल पाया जाता है। प्रत्येक सेमीड्यूकल फन्नल से वासा डिफरेंस निकलती है, एक जोड़ी वासा डिफरेंस, तो 2 जोड़ी वासा डिफरेंस इसमें पाई जाती है। और यहाँ जो टेस्टिस सेक की बात की, प्रत्येक टेस्टिस सेक से एक डक्ट के द्वारा ये पीछे वाला जो है सेमाइनल वेसिकल से जुड़ा होता है। अब ये बात करें तो 10वें खंड में पाए जाने वाला टेस्टिस सेक 11वें खंड में सेमाइनल वेसिकल से, और 11वें खंड का जो सेमाइनल वेसिकल है वो 12वें खंड के
सेमिनल वेसिकल से एक डक्ट के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। जो वासा डिफरेंस होती है वो पीछे की ओर चल करके प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है उसमें मिल जाती है। प्रोस्टेट ग्लैंड्स की जो लंबाई है 16वें खंड से 20वें खंड तक या 17वें से 21वें खंड तक पाई जाती है। इससे से कॉमन प्रोस्टेटिक स्पर्मेटिक डक्ट निकलती है। 4 जोड़ी एसेसरी ग्लैंड्स होती है जो 17वें और 19वें खंड में एक एक जोड़ी पाई जाती है। ये सब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भाग है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 12वें और 13वें सेप्टम में एक ओवरी होती है। ओवरी जो है ओविड्यूकल फनल के माध्यम से 14वें खंड में एक फीमेल जेनेटल अपर्चर के द्वारा बाहर की ओर खुलती है और मेल जेनेटल अपर्चर 18वें में, फीमेल जेनेटल अपर्चर 14वें खंड में पाया जाता है। अब इसको हम किताब से देख लेते हैं कॉन्टेक्स्ट को। केचुओं में नर जननांग के रूप में टेस्टिस सेक्स, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड्स और एसेसरी ग्लैंड्स होती है। टेस्टिस जो होते हैं छोटे सफ़ेद पालीदार होते हैं। 2 जोड़ी वृषण इसमें पाए जाते हैं। एक जोड़ी 10वें सेप्टम से और दूसरी जोड़ी 11वें खंड में स्थित रहती है। 10वें और 11वें खंड में दोनों जोड़ी वृषण आहरनाल के नीचे की ओर मध्य अधर रेखा में तंत्रिका रज्जु के दाएं और पाए जाते हैं। प्रत्येक वृषण कोषों की अग्रभिति से जुड़े होते हैं। प्रत्येक वृषण में एक कॉम्पैक्ट आधार होता है। इसमें 4 से 8 छोटे अंगुली के आकार के प्रवर्ध पाए जाते हैं और इन प्रवर्धों को गोलाकार कोशिका या स्पर्मेटोगोनिया होती है जो स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान स्पर्म निर्माण करने का कार्य करती है। प्रत्येक टेस्टिस जो है एक टेस्टिस सैक में बंद होता है। टेस्टिस सैक एक चौड़ा पतली भित्ति का वृषण कोष होता है। यह शरीर की गुहा से ही कटा हुआ भाग होता है। सिलोमिक स्पेस होता है। 10वें एवं 11वें खंडों में 2 टेस्टिस सैक पाए जाते हैं। आहरनाल के नीचे अद्रिय पार्श्व एक के पीछे दूसरा स्थित होता है। प्रत्येक टेस्टिस सैक एक जोड़ी वृषण एक जोड़ी सीलिएटेड फनल को बंद किए रहता है। पीछे की ओर यह नली के आकार के संयोगों के द्वारा सेमिनल वेसिकल से जुड़ा रहता है। 11वें खंड का वृषण कोष उसी खंड में शुक्राशयों को बंद रखने के कारण पर्याप्त बड़ा हो जाता है। ग्यारहवें खंड में सेमिनल वेसिकल्स भी है और सेमेंटिकल फनल भी है, इसलिए टेस्टिस से क्या है अधिक बड़ा हो गया। वृषण कोष के बाद आता है सेमिनल वेसिकल। 2 जोड़ी बड़े बड़े आकार के सफ़ेद रंग के 11वें और 12वें खंड में एक एक जोड़ी सेमाइनल वेसिकल पाए जाते हैं। ये सेमाइनल वेसिकल 11वें खंड में एक जोड़ी और ये सेमाइनल वेसिकल 12वें खंड में एक एक जोड़ी, यानी 2 जोड़ी सेमाइनल वेसिकल इसमें 11वें और 12वें खंडों में पाए जाते हैं। इन्हें सेप्टल पाउच भी कहा जाता है। 10वें खंड का टेस्टिस सैक 11वें खंड के सेमिनल वेसिकल में और 11वें खंड का टेस्टिस सैक 12वें खंड के सेमिनल वेसिकल से जुड़ा रहता है और 11वें खंड का शुक्राशय उसी खंड के वृषण कोष के अंदर बंद रहते हैं। 12वें खंड में शुक्राशय स्वतंत्र रहता है। अब जो शुक्राशय होता है उससे स्पर्मेटिक फनल्स, 2 स्पर्मेटिक फनल्स जो है कि वृषणों के ठीक नीचे स्थित होते हैं, जो वृषण कोषों में बंद रहते हैं और इनसे शुक्रवाह या वास डिफरेंस दिखते हैं। प्रत्येक कीप में पीछे की ओर एक दुबले पतले पक्षवामी धागे के समान शुक्र वाहक निकलती है। एक और की दोनों शुक्रवाहक अध्ययन भित्ति से लगकर पीछे की ओर जो 18वां खंड है वहाँ तक बढ़कर प्रोस्टेट लाइनिंग मिल जाती है। प्रोस्टेट ग्लैंड सफ़ेद रंग की होती है, चपटी ठोस अनियमित आकार की होती है। यह लोब्ड होती है, पुंजों के रूप में व्यवस्थित होती है। 16वें या 17वें खंड से लेकर 20वें 21वें खंड तक आहरनाल के दोनों दाएं बाएं पार्श्वों में पाई जाती है। प्रत्येक ग्रंथि जो ग्रंथिल होता है इसमें छोटा है ग्रंथिल भाग होता है। ग्रंथिल भाग जो होता है उसमें असीमित ग्रंथि होती है, आपस में जुड़ी कई लोब्स पाई जाती है। जो अग्रंथिल भाग है वो छोटे छोटे नलिकाओं का बना होता है। 18वें खंड में ये नलिका परस्पर मिलकर के जुड़ जाती है और एक छोटी मोटी पेशीय वकृत जो है प्रोस्टेट वाहिनी प्रोस्टेट डक्ट के द्वारा बाहर खुलती है
यह ग्रंथि के भीतरी भाग से बाहर निकलती है, सामान्य पेशी के आवरण में निकल जाती है। प्रोस्टेट डक्ट के साथ साथ इसमें दोनों वासा डेफरेंस की डक्ट होती है। एक प्रोस्टेट डक्ट में 3 डक्ट होती है, 2 वासा डेफरेंस की और एक प्रोस्टेट की डक्ट। इस पर कॉमन स्पर्मेटिक डक्ट या प्रोस्टेट डक्ट बनाती है। तीनों नलियां एक दूसरे से पृथक रहती है। दोनों सामान्य वाहिनियां जो होती है 18वें खंड में मुड़कर एक जोड़ी नन छिद्रों के द्वारा इधर तल पर बाहर की ओर खुल जाती है। प्रोस्टेट ग्रंथि तरल पदार्थ का निर्माण करती है। प्रोस्टेट फ्लूइड कहता है, जिसका कार्य अज्ञात है। एसेसरी ग्लैंड्स जनन तंत्र में हम देखें तो 17वें और 19वें खंड में, यह 17वां खंड 2 गोले और 19वें खंड के 2 गोले, ये 4 जोड़ी जो एसेसरी ग्लैंड्स जो है केंचुए में पाई जाती है। 4 जोड़ी जो एसेसरी ग्लैंड्स होती है, उन एसेसरी ग्लैंड्स में 17वें और 19वें खंड में एक एक जोड़ी स्थित होती है। सफ़ेद फुलिपी पुंज सहायक ग्रंथियाँ होती है। कई वैनिकों द्वारा 17वें 19वें खंडों के मध्य रेखा के दोनों ओर स्थित जो है जननिक पेपिलिया पर यह बाहर की ओर खुलती है। इससे निकलने वाला दर्द कॉपुलेशन में केंचुए को मिलने में सहायक होता है। टेस्टिस में स्पर्मेटोगोनिया होती है। स्पर्मेटोजेनेसिस को स्पर्म मदर सेल्स कहा जाता है, जो स्पर्मेटोजेनेसिस के माध्यम से मैच्योर स्पर्म का निर्माण करती है। स्पर्म जो है शुक्राशयों में एकत्रित हो जाता है, वहाँ से वृषण कोषों में टेस्टिस कोषों में लौट जाते हैं और शुक्रवाहिनी कीपों में प्रवेश करते हैं और शुक्रवाहकों में पहुंचकर अंत में मैथुन क्रिया के समय नर जननिक छिद्रों के द्वारा बाहर निकल जाते हैं स्पर्मेटिक डक्ट के द्वारा। मेल जेनिटल अपर्चर के द्वारा बाहर एक जोड़ी की संख्या 1 जोड़ी होती है। मादा जननांग बहुत छोटा है। चित्र को देखें, एक जोड़ी अंडाशय 12वें और 13वें सेप्टम से निकले हुए अंगुलाकार प्रवर्त, जिसमें अंडे परिवर्तन की विविध अवस्थाओं में देखे जा सकते हैं। ओविड्यूकल फन्नल इसी में स्थित होता है 13वें खंड में। 13वें और 14वें खंड में ओविडक्ट होती है, जो 14वें खंड में एक कॉमन अपर्चर या फीमेल जेनिटल अपर्चर के द्वारा बाहर की ओर खुल जाती है। यह इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो उसके यदि हम बात करें तो इसमें अंडाशय, ओविडक्ट पाया जाता है। इसके अलावा आगे के जो हमने 4 जोड़ी स्पर्मेथिथि के देखे थे, वही मादा जननांग का भाग है। अंडाशय 13वें खंड में एक जोड़ी सफेद अंडाशय होते हैं। खंड के अगले 12वें तक के पिछले तल पर लगे रहते हैं, तंत्रिका पट से लगे होते हैं। यह अंगुलाकार प्रवर्त होते हैं। अंगुलिकार प्रवर्त में अंडाणु विकास के परिवर्तन विभिन्न अवस्थाओं में देखे जा सकते हैं। ये सेप्टम, यह अंगुली के आकार के प्रवर्त, जिसमें परिवर्तन की विविध अवस्थाओं में अंडे ओवरियन लोब्स को कहा जाता है। ओविड्यूकल फन्नल 13वें खंड में प्रत्येक अंडाशय के ठीक पीछे प्लेट के समान अंडवाहिनी कीप पाया जाता है, जो अतिवर्धित होता है, सिलेटेड होता है। अंडवाहिनी कीप के पीछे की ओर होती है। अंडवाहिनी दोनों अंडवाहिनी मिलकर 13वें या 14वें खंडों के बीच में स्पट को भेद कर 14वें खंड में तंत्रिका रज्जु के नीचे मिल जाती है और एक छोटी सामान्य ओविडक्ट बनाती है। और ओविडक्ट जो होती है फीमेल जेनिटल अपर्चर के द्वारा बाहर की खुल जाती है। स्पर्मेथिथि इनकी संख्या 4 जोड़ी होती है। फ्लास्क के आकार की संरचना होती है। इसे रिसेप्टिकुलर सेमिनलिस्ट भी कहा जाता है। 6ठे, 7वें, 8वें और 9वें, 6ठे, 7वें, 8वें, 9वें खंडों के अधरपार्श्व तल पर एक एक जोड़ी शुक्र ग्राहिका पाई जाती है। ये पियरेट शेप्ड स्ट्रक्चर होती है। इसमें एक एम्पुला होती है और एक ग्रीवा होती है। बाहर खुलने से पहले ग्रीवा में एक सक्रिय लंबी सीकम पाई जाती है, जो बक्कल डाइवर्टिकुलम कहलाती है। शुक्र ग्राहिका 4 जोड़ी होती है। स्पर्मेथिकल अपर्चर के द्वारा बाहर खुलती है। स्पर्मेथिकल अपर्चर 5वें, ये छिद्र 5वें, 6ठे, 6ठे, 7वें, 7वें, 8वें, 8वें, 9वें खंडों के बीच में अधर पार्श्व तल पर पाया जाता है। मैथुन क्रिया के अंतर्गत एक केंचुआ दूसरे केंचुए के साथ में शुक्राणु का ट्रांसफर करता है। फेरेटिमा में अंध सीकम में तथा दूसरे केंचुओं में तुम्बिका में यह संचित होते हैं। अंडाशयों से निकलने वाले जितने भी अंडवानी होते हैं ओविड्यूकल कीपों द्वारा ऊर्जा दी, जहाँ से वे अंडवानी द्वारा फीमेल जेनिटल क्षेत्र से कोकून में दिए जाते हैं, अंडे कोकून में दिए जाते हैं। अब आ जाती है इसकी कॉपुलेशन या मैथुन क्रिया। केंचुए बाइसेक्सुअल होते हैं। नर जननांगों का परिवर्तन पहले होता है तो प्रोएंड्रस कंडीशन पूर्वी सहज निषेचन नहीं होता है। 2 क्रमों में पारस्परिक निषेचन होने के लिए क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। कॉपुलेशन की क्रिया में शुक्राणु एक से दूसरे केंचुए में स्थानांतरित कर दिए जाते हैं।
भारतीय केचुआ फेरेटिमा पोस्टुमा में यह क्रिया भूमि के अंदर होने के कारण ठीक ठाक ज्ञात नहीं है, किंतु दूसरे केचुए जैसे फेरेटिमा कम्युनिसिमा में इसका अध्ययन किया जा चुका है। वर्षा ऋतु में रात्रि के समय यह क्रिया होती है, 1 घंटे तक चलती है। शुक्राणु के स्थानांतरण के लिए केचुआ जो है पेनिस अथवा यूनि जैसी संरचना इनमें नहीं पाई जाती है। महत्वपूर्ण 2 केचुए अपनी अपनी अधर के पास मिलते हैं। उनके अगले छोर पर एक दूसरे विपरीत दिशा में रहते हैं। प्रत्येक नर जननिक छिद्र दूसरे की अंतिम जोड़ी या शुक्र वहिका छिद्रों के सम्मुख हो जाने हैं। इसके पश्चात नर जननिक छिद्र के चारों ओर का भाग उभर कर एक पेपिलिया का निर्माण करता है। एक केचुए की ये पेपिलिया पीछे से और आगे की ओर दूसरे केचुओं को एक के बाद दूसरे शुक्र ग्रहिका छिद्रों में प्रवेश कराती है और शुक्राणु को स्पर्मेटिक फ्लूइड प्रोस्टेट फ्लूइड का विसर्जन कर देती है, जो शुक्र ग्रहिकाओं में संचित कर लिया जाता है। इस प्रकार शुक्राणु के पारस्परिक आदान प्रदान के पश्चात दोनों क्रम एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। बाद में कोकून्स में ये अंडे देते हैं। इस प्रकार इसके जो निषेचन की क्रिया वो कोकून्स के अंदर संपादित होती है और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन को कहा जाता है। यूटाइफियस वॉल्टोनी में प्रत्येक शुक्र ग्रहिका छिद्र के चारों ओर एक भाग उबल कर एक पेपिला का निर्माण करता है, जो दूसरे केचुए के प्रत्येक नर जननिक छिद्र के चारों ओर अस्थायी रूप से बने हुए नर जननिक प्याले मेल जेनेटल कप में फंस जाता है। और प्रत्येक सामान्य शुक्र द्रव जो होता है प्रोस्टेट वाहिनी का सिरा बहिसारित होकर के एक पेनिस का निर्माण करता है, जिसमें एक पेनियल सूप पाया जाता है। केचुए का सिसन दूसरे की शुक्र ग्रहिका छिद्र में प्रवेश करके शुक्राणु को रूपांतरित कर देता है। कोए या ककून। फेरेटिमा में अभी तक कोए बनने की प्रक्रिया का अध्ययन नहीं पाया जाता, किंतु इसेनिया रिंकेलमेस में क्लाइटेलम की ग्रंथियों द्वारा एक लसीले जिलेटिन पदार्थ का स्त्राव होता है, जो क्लाइटेलम के चारों ओर एक कला में पट्टी या गर्दनी बैंड या गर्डिल बना देता है। यह गर्दनी वायु में खुली होने पर धीरे धीरे चिमड़ परंतु लचीली नली का रूप में कठोर हो जाती है। अंत में यही कोकून अंड संपुट बन जाता है और कोए के ऊपर चारों ओर क्लाइटेलम की जो श्लेष्मा ग्रंथियां हैं, यह कोकून निर्माण की प्रक्रिया देखी गई है। क्लाइटेलम वाला भाग, यह क्लाइटेलम से कोकून बन गया, आगे की ओर खिसक गया। कोकून में अंडा था और स्पर्म से गुजरे का निषेचित हो गया, फर्टिलाइज जाइगोट बन गया और यह इसेनिया फोएटिडा में कोकून निर्माण की क्रिया को दर्शाई गई है। क्लाइटेलम की श्लेष्मा ग्रंथियां की कोशिकाएं जो है अवपंक की नली का स्त्राव करती है। जैसे जैसे केचुआ सिकुड़ जाता है इस नली में, तो ये कोकून आगे की ओर खिसकता रहता है, आगे सकता रहता है। आगे सकते हुए कोकून में मादा जननिक छिद्र से तो अंडाणु आ जाते हैं। शुक्र ग्रहिकाओं से संचित पहले से संचित किए हुए शुक्राणु इसमें मिल जाते हैं। इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बन जाता है। अगले खंडों ग्रंथियों से स्रावित पदार्थ में एल्बुमिन द्रव होता है, जो कोकून के अंदर इकट्ठा कर दिया जाता है। कोकून सिर से उतर जाता है और इसके दोनों लचीले भाग बंद हो जाते हैं। पीताभ गोलाकार कोकून होता है। कोकून को किसी नम स्थान पर छोड़ दिया जाता है, तो उसके पश्चात आगे का इसका परिवर्तन हो जाता है। फेरेटिमा का कोकून जो छोटा और गोलाकार हल्के पीले रंग का होता है। कोकून का निर्माण गर्मियों में विशेषकर मानसून के मौसम में होता है या इसके बाद होता है। केचुओं में एक बार में संगम हो जाने के पश्चात एक के बाद एक बहुत से कोकून बन सकते हैं, लेकिन शुक्र ग्रहिकाओं में संचित समस्त शुक्राणु एक बार में कोकून के अंदर नहीं छोड़े जाते हैं, थोड़े थोड़े छोड़े जाते हैं। अब आ जाता है डेवलपमेंट। एक कोकून में कितने ही निषेचित अंडे हो, केवल एक ही अंडे का भ्रूण में परिवर्तन होएगा। इस प्रवर्तनशील भ्रूण के लिए अन्य जितने भी अंडे होते हैं वो व्रण कोशिका या पोषण का कार्य कर देंगे। पूर्व संचित एल्बुमिन वृद्धि करके पोषण का काम करेंगे। विदलन होलोब्लास्टिक अनइक्वल होता है। परिवर्तन के बिना किसी स्वतंत्र लार्वा अवस्था का तो डायरेक्ट डेवलपमेंट हो गया। ब्लास्टुला का निर्माण होता है। इन्वेनिशन से गैस्ट्रुला बनता है। गैस्ट्रुला की कोशिका, ब्लास्टुला की 2 कोशिकाएं जिन्हें मीजोब्लास्ट सेल्स कहते हैं, मीजोडर्म का निर्माण होता है। इन्हीं के विभाजन से 2 मीजोब्लास्टिक बैंड्स बनते हैं। बाद में प्रगोई उपलगा स्तर बन जाता है। जब 2 या 3 सप्ताह में शिशु केचुआ पूर्ण वृद्धि प्राप्त कर देता है तो ये कोकून से बाहर आ जाता है। शिशु केचुआ की पैतृक देखभाल की कोई आवश्यकता नहीं होती, ये वयस्क के समान होता है। केवल इतना ही फर्क होता है कि इसमें क्लाइटेलम का अभाव होता है, परिणाम में छोटा होता है। धीरे धीरे जो इसमें परिपक्वता आती है तो क्लाइटेलम बन जाता है।
केचुआ अलैंगिक रूप से प्रजनन नहीं कर सकता, पुनरुत्पन्न की लेकिन अत्यधिक क्षमता पाई जाती है। यदि केचुआ को सिर से या पूछ सिरा किसी दुर्घटना में कटकर अलग हो जाता है तो प्रयोग में उसे काट दिया जाता है, तो कुछ समय पश्चात उसका सिर या पूछ वाला सिरा पुनरुत्पादित हो जाता है। प्लेनेरिया में प्लेनेरिया की बात केचुआ में ग्राफ्टिंग हो सकती है। रोपण विधा से कुछ सामान्य प्रकार के केचुआ जैसे 2 पूंछ वाले कृमि 2 अंतिम भागों वालों को जोड़कर सामान्य से अधिक लंबे कृमियों को उत्पन्न किया जा सकता है। केचुआ में पाई जाने वाली अनुकूलता, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। केचुआ सब टेरेनियन है, अंत्य भूमिक है, भूमि के नीचे बिल बनाकर बर्रोइंग है, जीवन व्यतीत करने के लिए अनुकूलन पाया जाता है। सबसे पहला भूमि के अंदर रहने के लिए इसका शरीर लंबा पतला बेलनाकार होता है, जो आगे से पीछे तक समान शरीर मिट्टी में बिल बनाने के लिए सुविधाजनक होता है। आगे से पीछे तक पूरा लंबा एक नली के समान संरचना है। दूसरा, इसके शरीर पर पाए जाने वाले सूख और पेशी विन्यास में प्रचलन की सहायता होने के साथ साथ जिस बिल के अंदर रहता है उस बिल में यह दृढ़ पकड़ बना देता है पेशी विन्यास और सूखों से। तीसरा, इसके शरीर द्वारा श्लेष्मा का स्त्राव होता है, जिससे इसका बिल की लिपाई हो जाती है और मिट्टी के कारण परस्पर चिपक जाते हैं, जिससे बिल नहीं धंसता। चौथे, श्वसन अंगों का अभाव होने के कारण इसका जो सिलोमिक फ्लूइड है वो डोर्सल पोर्ट से बाहर की ओर निकलता है, तो चपटा को आर्द्र बनाए रखता है और गैसों की सुगमता प्रदान करता है। सिलोमिक फ्लूइड में पाई जाने वाली अमीबोइड सेल जो हानिकारक जीवाणु और परोपजीवियों को मारकर सुरक्षा करती है। इसका रात्रिचर और बिलकारी स्वभाव के कारण परभक्षियों से सुरक्षित रहता है। बिलकारी जीवन के कारण विशेष प्रकार की ज्ञानेंद्रिय जैसे नेत्रों और कानों का अभाव होता है। जीवन में अनेक बाधाओं होते हुए तो भी इसमें उभय लिंगता और पुनरुत्पादन पाया जाता है, जो इसकी जातीय निरंतरता को निश्चित बनाए रखती है। और मैथुन क्रिया के पश्चात ये निषेचन परिवर्तन हेतु अंडों को कुकुन में डाल देता है, शुष्क भूमि में प्रजनन करने के लिए अनुकूल है। केचुआ का आर्थिक महत्व। केचुआ एक साधारण सामान्य प्राणी है, मानव के लिए बड़े ही आर्थिक महत्व का है। ये छोटे अवश्य हैं, लेकिन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमारे लिए लाभदायक होते हैं। पृथ्वी में यदि केचुए नहीं होते तो पृथ्वी का स्वरूप ही भिन्न हो गया होता। सबसे पहला प्रलोभों या भोजन की भांति केचुओं का प्रयोग किया जाता है। पूरे विश्व में फिशिंग के लिए, मछलियों को पकड़ने के लिए चारे के रूप में या प्रलोभक के रूप में केचुओं का इस्तेमाल किया जाता है। बड़ी संख्या में केचुओं को इनके बिलों से बाहर निकालकर संकलित किया जाता है और विविध प्रकार से इनके उपयोग किए जाते हैं। बाहर निकालने के लिए इसको छड़ को मिट्टी में धंसाकर घुमाया जा सकता है। विभिन्न प्रकार रासायनिक पदार्थ जैसे मर्क्यूरी क्लोराइड के घोल को डालकर या छोटी सी विद्युत धारा के कलेक्टर को प्रभावित करके इनको केचुओं को बिल से बाहर निकाला जाता है और जल सीवशाला में पाली गई जितनी भी मछलियाँ हैं उनका ये प्रिय भोजन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। सफ़ेद रंग का एक छोटा केचुआ जिसका नाम है एंट्राइकिस एल्बाइडस मिट्टी में पनपता है। जल जीवशाला की मछली और प्रयोगशाला में छोटे छोटे जंतुओं को खिलाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। विश्व भर में ऐसे भी व्यक्ति जो होते हैं इसका भोजन करते हैं। कुछ पक्षी, रॉबिन, चूजे इसे बड़े चाव से खाते हैं। मेढक, चूचों, छिपकलियों, घोंघों, सांपों, कनखजूरों और परभक्षियों द्वारा केचुए को बड़ी संख्या में भोजन के रूप में खाया जाता है। कृषि क्षेत्र में उपयोग। सामान्यतः केचुए कृषि के लिए बहुत ही उपयोगी है। कभी कभी थोड़ी मात्रा में नवजात पौधों को क्षति पहुंचाते रहते हैं, लेकिन इनको माली कहा जाता है। किसान के अच्छे मित्र है। मिट्टी को जोतते रहते हैं, खाद पहुंचा देते हैं, बिल बनाते रहते हैं। मिट्टी को निकलने के स्वभाव और मिट्टी को उर्वरक शक्ति अनेक प्रकार से बढ़ती है। इनके बिलों द्वारा निकाली गई वायु और नमी छिद्रित मिट्टी में सुविधा प्रवेश कर जाते हैं। जल का निकास सुगम हो जाते हैं। पौधों का नीचे से बढ़ने सरल हो जाता है। इसकी पेशनी को भलीभांति पीसा जाता है। इस क्रिया में मिट्टी में प्रभावकारी कृषि योग्य बन जाती है। केचुए पौधों को, मृत पत्तियों को, टुकड़ों को निरंतर अपने बिलों में इकट्ठा करते रहते हैं, जिससे बिल में जाने में सुविधा के साथ भोजन भी प्राप्त होता है। परंतु केचुओं को आंशिक रूप से खाया हुआ पदार्थ उनके अवशेष केचुओं की क्षिप्तियों के रूप में बाहर निकल जाता है और उर्वरक की भांति मिट्टी के साथ कर देता है। इस प्रकार केचुए पुरातन काल से ही वनस्पति ढांचों को बनाए करते हैं। इसके विपरीत यह भी मान्यता है कि जो अनउपजाऊ मिट्टी होती है उसके भूमि को केचुए छोड़ दे तो उपजाऊ नहीं बनाया जा सकता। केचुए द्वारा त्यागे गए मल और शरीर में स्रावित अन्य नाइट्रोजन पदार्थों मिट्टी की उर्वरक शक्ति में वृद्धि होती है।
नाइट्रोजन पदार्थ पौधों को मुख्य भोजन बनाते हैं और केंचुआ भूमि को ऊपरी सतह पर निरंतर नीचे की मिट्टी को ऊपरी सतह पर निरंतर लाने का विचार करने योग्य है। 1 एकड़ भूमि में लगभग 50,000 केंचुए पाए जाते हैं और डार्विन के अनुमान के अनुसार 1 एकड़ भूमि में ये 50,000 केंचुए प्रति वर्ष 18 टन मिट्टी को नीचे से ऊपर की ओर शिक्षित रूप में दिया जाता है। आजकल मिट्टी की उर्वरता को उच्च श्रेणी के करने के लिए केंचुए के संवर्धन की आवश्यकता पर ध्यान दिया गया है। औषधियों के रूप में केंचुआ। तीसरा, प्राचीन काल से केंचुए विविध प्रकार के औषधियों में प्रयोग किए गए हैं। काजविन के हमदुल्ला मुस्तफी ने 1340 में तथा डुमरी ने 1371 में अपनी अपनी पुस्तकों हमदुल्ला मुस्तफी की पुस्तक नेजल उल कुतुब तथा डुमरी की पुस्तक हयात उल हैवान अर्थात जंतुओं का जीवन में बताया कि केंचुए से विभिन्न प्रकार की औषधियाँ तैयार की जाती है जो पित्ताशय की पथरी, पीलिया, पायरिया, बवासीर, गठिया, अतिसार, गर्भावस्था के बाद की दुर्बलता और लैंगिक नपुंसकता के रोगों को उपचार में लाई जाती है। आजकल भी चीनी, जापानी और बहुत सी औषधियाँ केंचुए का प्रयोग किए जाते हैं। प्रयोगशाला में केंचुए आसान से प्राप्त हो जाते हैं डिसेक्शन के लिए। इसका परिणाम काफ़ी बड़ा होता है। संसार भर में क्लास स्टडी के लिए केंचुए काम में लाए जाते हैं जो अनेक प्रकार के अनुसंधान और कंपैरेटिव फिजियोलॉजी के अध्ययन हेतु आवश्यक होता है। लास्ट में हानिकारक केंचुए। कुछ मामलों में केंचुए हानिकारक होता है। इनके बिल के द्वारा सिंचित भूमि खाइयों के निस्यंदन द्वारा जल की हानि कर देती है। ढालू भूमि पर इसकी कास्टिंग हो जाती है तो जल के साथ बहकर चली जाती है। इस पर सोइल इरोजन को बढ़ावा देते हैं। कुछ जातियां मेढकों और मनुष्यों में भय परजीवी की भांति देखती है। कभी कभी ये परजीवी पृथ्वी में गड़े हुए जंतुओं के शवों में दब जाते हैं और रोगाणु को शवों से बाहर की ओर ले जाते हैं। अन्य जंतुओं में संक्रमण का कारण बन जाते हैं। केंचुए कुछ परजीवियों में संचरण के मध्यस्थ परपोषी का कार्य भी करते हैं, जैसे अमीबोटीनिया स्फेनोइडिस फीताकृमि, चूजों का गेपवर्म, सिंगेमस और सुअरों के फुफ्फुसों का निमेटेड। सुअरों के फुफ्फुसों का निमेटेड है मेटास्टोंजिलस एलोंगेटस। मेटास्टोंजिलस एलोंगेटस। इन परजीवियों से अंतिम परजीवी एक वायरस होता है जो जीवाणु के साथ मिलकर इन्फ्लुएंजा या स्वाइन इन्फ्लुएंजा उत्पन्न करता है। कुछ ऐसी जातियाँ जो पेस्ट का कार्य करती है। ऐसा सब जाता है कि फेरेटिमा इलोंगेटा, बेल की वाइन, पाइपर बिवेल की जड़ों को हानि पहुंचाता है। मालाबार में मालाबारिका पेडिकुला और एफेनस्कस ओरिजिवोरस धान की जड़ों में क्षति पहुंचाते हैं। पेरियोनिस्कस की एक जाति दक्षिण भारत में अनामलाई के पहाड़ों पर इलायची के तनों को क्षति पहुंचाती है। पेरियोनिस्कस। वैसे फेरेटिमा पोस्तुमा है, ये उपयोगी है। आजकल वर्मी कंपोस्ट में सारे केंचुओं का ही प्रयोग किया जाता है और इससे बड़ी संख्या में लाभ अर्जित कर रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज का अध्याय हमारा यहीं पर समाप्त होता है। इसका आप अध्ययन कर लेवें। मोटी मोटी बात को यदि मैं वापस रिपीटन में डाल देता हूँ, एक हिस्टोलॉजी वाला डायग्राम आपको समझा देता हूँ। इस डायग्राम में यदि हम देखें तो केंचुए के टीएस सेक्शन वाला भाग है। सबसे बाहर की ओर इसमें क्यूटिकल होती है, उसके नीचे हुए एपिडर्मिस की कोशिका है, उसके बाद सर्कुलेटरी मसल्स है, उसके बाद में लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स लेयर। ये सभी बॉडी वाल में ये संरचना कॉमन दिखेगी। क्योंकि ये जो सेक्शन है वो सेमिगल वेसिकल के थ्रू काटा गया है तो ये सेमिगल वेसिकल देख लेंगे। ऊपर की ओर इसमें डोर्सल ब्लड वेसल है, नीचे की ओर वेंट्रल ब्लड वेसल है, दोनों तरफ दो लेटरल ब्लड वेसल है और ऊपर की ओर सुप्रा इंटरनेशनल ब्लड वेसल है। उसके साथ में लेटरल इसोफेजियल हार्ट पाया जाता है। ये स्टोमक है, इसमें सर्कुलेटरी मसल से चालू होगा और अंदर की ओर सब एपिथेलियम और बीच मसल से ये प्रकार की संरचना इसमें पाई जाती है। ये टीएस का सेक्शन कहाँ से काटा हुआ है? शुक्राशय से 11वें खंड से काटा हुआ है। तो इसमें ये बाकी संरचना वैसी की वैसी ये सेमिनल वेसिकल मिलेंगे। यहाँ से देखिए क्यूटिकल, एपिडर्मिस, सर्कुलर मसल्स, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। फिर ये एक बैंड आ गया हमारे पास इसका। इस बैंड के पश्चात अंदर की ओर हम देखें तो डोर्सल ब्लड वेसल, नीचे की ओर वेंट्रल ब्लड वेसल, वेंट्रल ब्लड वेसल के बाद ये सेप्टम का पोर्शन है, सेप्टम। और सेप्टम के पश्चात ये जो संरचना निकली है वो दोनों वासा डिफरेंस, इसमें लगे हुए टेस्टिस और इसमें ये वेंट्रल ब्लड वेसल,
यह लिटरल एसोफेजियल वेसल और ऊपर की ओर सुप्रा एसोफेजियल वेसल और डोर्सल ब्लड वेसल, सारी संरचनाएं इसमें देखी जा सकती है। और कटे हुए सेक्शन में देखेंगे तो दोनों तरफ सेमाइनल वेसिकल है और सेमाइनल वेसिकल के अंदर की ओर यह स्टोमक है, क्योंकि 9 से 11 वाला पोर्शन है स्टोमक में, 9 से 14 वाला पोर्शन में ये स्टोमक 11वें